तो कल वाली क्लास कैसी लगी थी? पढ़े थे बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में? आज रिवाइज किया जो कल पढ़ाया था या नहीं किया है? चलो बहुत बढ़िया यार। देखो ऐसे ही रखना यार, मैं जो पढ़ाऊंगा उसको चाहे आधा घंटा करो चाहे 20 मिनट करो, पर रिवाइज जरूर करना है। अगर आप 24 आवर्स के विद इन रिवाइज कर लोगे तो बड़ा अच्छा फायदा होगा, तभी आपको सबसे अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी कर सकते हो तो क्वेश्चन भी कर लेना। बहुत बढ़िया यार, किसने कहा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, बहुत बढ़िया। डाउट पूछ रहा है कोई? डाउट यार बाद के लगते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। हेपेटेक्टमी होता है जब लिवर रिमूव करते हैं ना, मानो किसी का लिवर फेलियर है तो उसको अगर ट्रांसप्लांट चाहिए तो अगर किसी और बंदे से ट्रांसप्लांट लेंगे। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम उसका लाइव डोनर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि किसी लिविंग पर्सन से थोड़ा लिवर का पीस लेके और किसी दूसरे बंदे को दे सकते हैं। तो उस जो कट करने को बोलते हैं ना, हेपेटेक्टमी उसको बोलते हैं। एक्टमी वर्ड का मतलब होता है कट करना। ठीक है, बाकी टाइम यार बाकी मैं बाद में बताता हूँ, अभी क्वेश्चंस ना अभी स्टार्ट करते हैं बस थोड़ी देर में। हो गए सब लोग? ठीक है। तो क्वेश्चंस का यार देखो ऐसे रखना कि मोस्टली अगर कोई एनसीईआरटी से डाउट हो तो उसे यहाँ पूछना, और अगर आपको कोई बाकी डाउट लग रहा है ना तो जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उस पर पोस्ट करो आप। उसका फायदा क्या होगा कि इतने सारे लोग हैं एक तो अगर जिसको भी वो आंसर आता होगा वो लोग कर लेंगे। और दूसरा, बाकी आप कोई डाउट पूछ रहे हो तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा ना, अगर कोई डाउट है आपका तो वो बाकी को पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इससे आपका फायदा भी होगा, जब बाकी लोग क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो। अगर एनसीईआरटी वाले डाउट है, हम यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी वाले यहाँ से पूछ लो। ठीक है, चलो ठीक है, हो गए काफी लोग, 80 के अराउंड हो गए लोग। अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज हम एक ही चैप्टर करेंगे और ध्यान ध्यान से आराम आराम से करेंगे। मैं थोड़ी अपनी स्पीड स्लो रखूंगा, कल कुछ लोगों ने बोला था कि थोड़ा तेज बोलता हूँ मैं, तो आज थोड़ा धीरे बोलने की ट्राई करूंगा मैं, और धीरे धीरे आराम से चैप्टर करेंगे। और कोई डाउट हो तो बीच बीच में थोड़ी देर में मैं जूम पे आके आपको जो भी डाउट हो वो आप बताना। पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके अपने नोट से पढ़ाता हूँ। चलो यार, दिख रहा है सबको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन? एक बार मेरे को बता दो सबको दिख रहा है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं देख लेता हूँ आप लोग क्या आंसर करते हो। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन की जरूरत क्यों होती है? सर्कुलेशन की जरूरत ये है कि ऑक्सीजन आपकी लंग्स के पास है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो या तो लिवर के पास है या कहीं भी है। वो हर एक चीज़ टिश्यू को चाहिए, और टिश्यू उनको यूटिलाइज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा या अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो कहीं जाने चाहिए ना, तो उसको वापस पहुंचाने के लिए या तो वो लंग्स में जाएंगे या किडनी में जाएंगे, लिवर में जाएंगे। एक मीडियम चाहिए, तो उस मीडियम को ब्लड बोलते हैं। जो ह्यूमंस में ब्लड होता है, ब्लड एंड लिम्फ होते हैं जो ह्यूमंस में होता है। ठीक है, बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स की तरह। तो वो क्या करते हैं कि जो उनके आसपास का सराउंडिंग वाटर है, जैसे वो पानी में रहते हैं, तो वो उसी पानी को यूज करते हैं। जैसे यहाँ जो सेल है, अगर उन्हें यहाँ से कुछ यहाँ पहुंचाना है तो वो इसी पानी को सक करेंगे और इस पानी को अपना मूव करके फिर बाहर यहाँ रिलीज कर देंगे। तो उनका कोई स्पेसिफिक ऐसे ब्लड या लिम्फ तरह नहीं होता, वो पानी को ही अपना ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह यूज करते हैं। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्लड एंड लिम्फ को यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्लड किससे बना होता है? ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली सेल्स। तो जो सेल्स होंगे वो अराउंड 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और प्लाज्मा होता है जो लिक्विड मीडियम है, वो 55% के अराउंड होता है। अब प्लाज्मा किससे बना होता है? तो मैक्सिमम कंटेंट होता है वाटर वाटर 90 to 92% इज वाटर, 6 to 8% इज प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स में तीन तरह के मेन प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजेंस होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन्स होते हैं। फिब्रिनोजन आपको पता ही है, क्लोटिंग या कोएगुलेशन में काम आते हैं। ग्लोबुलिन्स मेनली होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, और एल्ब्यूमिन्स होते हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखने का मतलब है कि अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो पानी हाइपर ब्लड आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा ना, तो जो ब्लड के अंदर का वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए एल्ब्यूमिन रहता है जो ऑस्मोटिकली इक्विलिब्रियम रखता है। कुछ मिनरल्स भी होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट। और अदर्स आपको पता ही, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ग्लूकोज तो आपको पता ही होगा कि आप में से मे बी किसी के आसपास घर में कोई डायबिटिक होगा तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल करते रहते होंगे अपना। तो ब्लड में ग्लूकोज है, वो बताता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंडिकेटर कि आपकी बॉडी कितना अच्छे से हैंडल कर पा रही है उसको।
और फिर अमाइनो एसिड्स होते हैं, बिल्डिंग प्रोटीन बिल्डिंग के लिए मटेरियल होता है, लाइक लिपिड्स होते हैं, ठीक है। बाकी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर को अगर प्लाज्मा से रिमूव कर दें जो बचता है उसको सीरम बोलते हैं। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि आपको चोट लगी है, चोट लगने के बाद पहले तो इनिशियली ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद वहाँ पे एक स्कैब जमता है ना, तो जब स्कैब जमता है तो कभी ध्यान रखना कि एक बहुत ही सीरस सा फ्लूइड निकलता है, बहुत पतला सा लाइट ऑरेंज सा फ्लूइड निकलेगा, वो सीरम होता है। क्योंकि जो प्लाज्मा में से सेल्स थे और जो क्लोटिंग फैक्टर थे उन्होंने तो स्कैब बना दिया, जो चीज बची है फ्लूइड वो होता है सीरम, ठीक है। और दूसरे पार्ट्स क्या थे, दूसरा पार्ट्स था फॉर्म्ड एलिमेंट्स, बेसिकली सेल्स। तो सेल्स होते हैं तीन तरीके के। रेड ब्लड सेल्स, बेसिकली ये सेल्स नहीं होते, कॉर्पस्कल्स होते हैं। डिफरेंस है कि सेल बोलने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम इनको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलना चाहिए इनको आइडियली। लेकिन आप सेल भी बोल दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स होती हैं। ये तीन तरह के मेजर सेल्स होते हैं। आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। वो होते हैं 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और बनते कहाँ पे हैं, रेड बोन मैरो में। बोन मैरो आपको पता होगा कि दो तरीके का होता है, रेड बोन मैरो होता है, फैटी बोन मैरो होता है। तो ये रेड बोन मैरो में प्रिपेयर होता है लॉन्ग बोन्स में। जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है ना बॉडी की, उनके अंदर जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर आरबीसी बनता है। और मोस्ट ऑफ द मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ मैमल्स में होता है बट वो आपके काम का नहीं है, आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस नहीं होता। बाइकॉनकेव इन शेप, बाइकॉनकेव का मतलब क्या है कि एक तो ये कॉनकेविटी एक ये कॉनकेविटी, तो वो एजेस पे थिक होता है और सेंटर में थिन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप कभी माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना आरबीसी को, जो नॉर्मल आरबीसी होगा, तो हम एक चीज बोलते हैं सेंट्रल पेलर, कि वो सेंटर से आपको पेल दिखेगा और बाकी चारों तरफ से वो रेड दिखेगा। तो ये एक नॉर्मल आरबीसी का फीचर होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल पेलर। इसको लिख लो साइड में, एनसीईआरटी की साइड में जगह। मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अगर सेंट्रल पेलर लॉस हो रहा है, मतलब कि आपको आरबीसी पूरा का पूरा रेड दिख रहा है, तो वो होता है स्फेरोसाइटोसिस में। स्फेरोसाइटोसिस, इसके नाम में ही लिखा है, स्फीयर बन गया, यानी कि जो कॉन्केविटी थी वो लॉस ऑफ कॉन्केविटी हुआ और आरबीसी ऐसे बन गया, ये ऐसे ऐसे बन गया। उस वजह से जो सेंट्रल पैलर था वो लॉस हो गया, तो हमें आरबीसी पूरा यूनिफॉर्मली रेड दिखता है, ठीक है। तो एक ये हेरिडिटरी कंडीशन होती है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, उसमें होता है ये। नॉर्मली अडल्ट्स में 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, एंड वो मेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है फीमेल्स से। अराउंड 120 डेज की लाइफ स्पैन होता है, और लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है आरबीसी। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। वो डिस्ट्रॉय कैसे होता है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि स्प्लीन को कैसे पता चलता है कि नया आरबीसी या पुराना आरबीसी है। तो वो ऐसा होता है कि स्प्लीन स्प्लीन के अंदर कुछ आप मान लो कि कुछ पैसेज है जहाँ से हर एक आरबीसी को निकलना है। तो जो यंग आरबीसी होगा ना, वो तो अपने आप को डिफॉर्म करके कि वो थोड़ा पिचक के निकल जाएगा इसके बीच में से। और जो ओल्ड आरबीसी होगा वो डिफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो स्प्लीन उसको पहचान लेगा कि ये डिफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसलिए स्प्लीन होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की, जो पुराने आरबीसी होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। चलो, फिर हम आते हैं ल्यूकोसाइट्स पे। ये याद रखना, ल्यूको वर्ड का मतलब ही वाइट होता है। आपको कहीं भी ल्यूको दिखेगा ना बायो में, तो उसका मतलब वाइट होता है। जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ा होगा आपने, कॉर्पस ल्यूटियम में ल्यूट आ गया, दैट इज वाइट। तो ल्यूको वाइट, और साइट्स इज सेल। तो ल्यूकोसाइट्स आर डब्ल्यूबीसीज। कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, और ये काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू आरबीसीज, ओनली 6,000 to 8,000 पर mm क्यूब। और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बट एक्सेप्शंस होती हैं इसकी। आपने सुना हो कभी कि मेमोरी बी सेल करके एक चीज होती है, मतलब पता आपको पता होना जरूरी नहीं है, बस मैं टर्म बता रहा हूँ। मेमोरी बी सेल होती है, वो सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे डब्ल्यूबीसी जल्दी मर जाएंगे, बट मोस्टली जल्दी मर जाते हैं, कुछ होते हैं जो एक्सेप्शन है। अब डब्ल्यूबीसी दो तरीके के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। उसके नाम में ही है कि जिस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, साइट इज सेल एंड ग्रेन्युलोस ग्रेन्यूल्स, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेन्युलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। तो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं तीन तरीके के, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, basophils. Neutrophils are the most abundant granulocytes as well as WBCs. तो सबसे ज्यादा abundant WBC कौन सा है, न्यूट्रोफिल है, और सबसे ज्यादा abundant granulocyte कौन सा है, वो भी न्यूट्रोफिल है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आउट ऑफ टोटल 100% WBCs, अराउंड 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फेगोसिटिक होते हैं। फेगोसिटिक का मतलब है कि ये सेल है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो वो इसको एंगल्फ करके अंदर लाकर फिर डिस्ट्रॉय करते हैं।
फेगोसाइटोसिस का ये मतलब होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आते हैं। अब एओसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3% होते हैं, ये मेनली एलर्जी और पैरासिटिक कंडीशंस होती है ना, उनमें काम आते हैं। तो आप में से अगर किसी को एस्थमा है या किसी को कोई और एलर्जिक कंडीशन है, उनके अंदर अगर हम एओसिनोफिल काउंट देखेंगे तो उनके अंदर एओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। तो एओसिनोफिल काउंट अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको, तो वो किस वजह से होगा, या तो कोई एलर्जिक डिसीज होगा या फिर कोई पैरासिटिक डिसीज होगा। चलो, अब सबसे लीस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसीज या लीस्ट कॉमन ग्रेनुलोसाइट कौन से है? बेसोफिल्स है। इट इज ओनली 0.5 to 1%। इनका मेन एक्शन होता है इन्फ्लेमेशन को मैनेज करते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन करते हैं ये कुछ प्रोटीन सिक्रेट करते हैं जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। तो इससे ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। हिस्टामिन से आपकी वेसोडाइलेशन होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा, सेरोटोनिन से भी ऐसे सब होगा। तो जो हम इन्फ्लेमेशन के 5 चीजें बोलते हैं ना, क्या क्या होता है कि रेडनेस होती है, पेन होता है, टेम्परेचर होता है और फीवर होता है, ये सब। तो ये सब क्या मीडिएट करते हैं? ये जो मीडिएटर्स हैं वो मीडिएट करते हैं उसको। चलो, ग्रेनुलोसाइट्स हो गए। अब हम आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स पे। ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं। तो टोटल डब्ल्यूबीसीज में मोस्ट कॉमन थे न्यूट्रोफिल्स, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। 20 to 25% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसीज आर लिम्फोसाइट्स। 2 तरीके के होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स। बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो में बने हुए, टी सेल्स फॉर थाइमस में बने हुए। थाइमस एक ऑर्गन होता है जो बच्चों में मेनली एक्टिव होता है, बड़ों में वो थोड़ा कम होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो वहां पे जो सेल मेच्योर होते हैं वो टी सेल होते हैं, और जहाँ जो सेल बी बोन मैरो में मेच्योर होते हैं वो बी सेल होते हैं। और बी सेल्स होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी को मीडिएट करते हैं। कि जो एंटीबॉडी मीडिएट होता है ना, एंटीबॉडी आपने सुना होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मैंने कल बताया था जैसे आपको कि आपको वर्ड तोड़ के देखने हैं। इम्यूनो इज इम्यूनिटी, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन हमने ऊपर पढ़ा था कि वो प्रोटीन है। ग्लोबुलिन, ये रहा ग्लोबुलिन। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इम्यूनिटी। तो जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन होगा उसको हम आईजी ऐसे डिनोट करते हैं, और उसकी 5 सब क्लासेस होती हैं, आईजी ए, आईजी डी, आईजी ई, आईजी एम, आईजी जी, ठीक है। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 चीजें याद रखनी है कि आईजी ए है जो वो बॉडी फ्लूइड्स में सिक्रीट होता है, तो मदर्स मिल्क में सिक्रीट होगा। आईजी ई है वो एलर्जी में या पैरासिटिक कंडीशंस में ये होगा। एम और जी हैं जो मेन इम्यूनिटी में काम करते हैं, वो ये हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छे से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता हो तो बहुत है। और जो टी सेल्स होते हैं जो थाइमस में मेच्योर हुए हैं, दे आर यूज्ड फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बताता हूँ। कि मानो कोई एक सेल है और उसके अंदर वायरस आ गया, तो अब इस सेल को बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अगर इस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वायरस रेप्लिकेट करता जाएगा, आगे आगे जाके और बॉडी के और ज्यादा सेल्स को है वो करता जाएगा। तो टी सेल होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। नाम में ही है, साइटो इज सेल, टॉक्सिक मारने वाला। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा, वो जाके इस सेल को मार देगा, जिससे कि ये सेल भी मर जाए और अंदर के वायरस मर के और आगे दूसरे सेल्स को, दूसरे हेल्दी सेल्स को अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। थोड़ा देख लो एक बार, अगर ये लिखनी एंटीबॉडीज पता ही होगा आपको वैसे भी, फिर भी लिख लो एक बार थोड़ा बहुत अगर ना याद हो तो। एक और चीज लिख दो कि जो आईजीएम होता है, आईजीएम वो अक्यूट रिस्पॉन्स होता है ना, जो कि मानो आपको कोई नया इन्फेक्शन हुआ, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी सबसे पहले, दैट इज आईजीएम। और जो लॉन्ग एक्टिंग होगी, आईजीजी होगी। जैसे कि अगर मानो आपको बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ, तो उस इन्फेक्शन के लिए जो लंबे टाइम तक एंटीबॉडी रहती है, दैट इज आईजीजी, ठीक है। तो आईजीजी क्रॉनिक। मैं दोबारा एक बार खोल के देख रहा हूँ, अगर आपको भी डाउट हो रहे हो, कुछ दिक्कत हो रही है तो बताओ मेरे को। तो ये बात होगी ब्लड की, ब्लड के सेल्स की, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी की। अब अगले सेल्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। फिर सेम बात नाम में ही देखो, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है? जो भी आपने अगर ब्लीडिंग रोकनी है तो आगे जो बनता है उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। साइट इज सेल, तो ब्लीडिंग को रोकने वाले, तो उसके नाम में ही है उसका फंक्शन। तो थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। इसका प्रिकर्सर सेल होता है मेगा कैरियोसाइट। मेगा इज बड़ा, तो ये बहुत बड़ा सेल होता है। इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है कि छोटे छोटे टुकड़े इसके निकलते रहते हैं, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आगे जाके प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है।
प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 to 3.5 लाख पर mm3। तो ये WBC से ज्यादा है बट RBC से कम है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट्स रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग। ठीक है, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो होता है मेन फंक्शन उनका वहां पे होता है। अब अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए, जैसे कि होता है डेंगू में, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस शुरू हो जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। डेंगू में ऐसा नहीं है कि मान लो आपको सब किसी को भी डेंगू हुआ तो उसका ऐसा होना शुरू हो जाएगा, बट प्लेटलेट्स अगर बहुत कम हो जाए, मतलब 10,000 से चली जाती है ना, तब हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कम हो गई है, तब फिर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, दो तरीके की ब्लीडिंग होती है कि एक तो मानो आपको कोई कट लग गया और आपकी प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही, और एक दूसरी चीज होती है कि प्लेटलेट्स इतनी कम है कि बिना किसी ट्रॉमा के, बिना किसी कट के, अपने आप बॉडी के ओरिफिसेस में से, कि नोज में से या ईयर में से अपने आप ब्लीडिंग शुरू हो जाए, उसको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बोलते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स बहुत कम है तो वो हो सकता है। ठीक है। सेल्स देख लो एक बार, ये एग्जाम में कई बार ये सिर्फ ये हटा देंगे, नाम हटा देंगे, और आपको सिर्फ पहचानना होगा। तो आपको पहचानने के लिए क्या क्या करना है? आरबीसी तो बहुत सिंपल है कि रेड कलर का होगा और ऊपर से कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। प्लेटलेट्स बहुत छोटी होंगी, फ्रेगमेंट्स होंगी। मेन कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी ग्रेनुलोसाइट्स में। तो ग्रेनुलोसाइट में ध्यान देना कि अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा लोब्ड है, जैसे कि 3-4 लोब दिख रहे हैं ना आपको, उसको बोलते हैं मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई। तो अगर ये दिख रहा है तो वो न्यूट्रोफिल होगा, और अगर 1 या 2 लोब है तो वो यूसिनोफिल होगा। और टी लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट में टी और बी, इनको मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, आप बता नहीं सकते कि ये टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं, जो आप आगे एमबीबीएस टाइप में पढ़ोगे कि यहाँ प्रोटीन लगे होते हैं कुछ, जो अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होते हैं, तो उनको सिर्फ वहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं आगे ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप आप लोगों को मेनली पता ही होगा, मे भी काफी लोगों को पता होगा अपना खुद का ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप मैं लेकिन फिर भी काफी अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ब्लड ग्रुप बेस्ड होता है, मतलब वैसे तो बहुत सारे ग्रुपिंग सिस्टम है, लेकिन दो हैं जो मेन है। एक है एबीओ ग्रुपिंग, एक है आरएच ग्रुपिंग। तो मतलब ऐसे हो सकता है कि बाकी बहुत सारे एंटीजन्स भी हो, वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है वो दो ही है, एबीओ ग्रुपिंग है, आरएच ग्रुपिंग है। तो जो ब्लड ग्रुप है वो बेस्ड किस चीज पे है? बेस्ड है कि कुछ सरफेस एंटीजन होते हैं। ये एजी है एंटीजन, और अगर ए बी लिखा है मैंने कहीं तो वो है एंटीबॉडी। ठीक है, तो कुछ सरफेस एंटीजन होते हैं, जैसे कि ये आरबीसी है, इसके ऊपर एक सरफेस एंटीजन लगा होगा, तो अगर वो ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, अगर दोनों है तो ए बी हो गया, अगर कोई भी नहीं है तो ओ हो गया। ठीक है, तो एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अब एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू करवा सकता है, मतलब इम्यून रिएक्शन आपका स्टार्ट करवा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इम्यून रिएक्शन हो रहा है, आपको पता होगा कि भाई किसी को भी मैं किसी का ब्लड नहीं दे सकता, कि मेरे को ब्लड मैच करना पड़ेगा, कि अगर मैंने किसी और को दे दिया तो दिक्कत हो जाती है। तो जो दिक्कत होती है ना, वो इस वजह से होती है क्योंकि जो ब्लड ग्रुप आपका है उससे दूसरे जो ब्लड ग्रुप्स हैं आपके ब्लड में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। मानो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके ब्लड में बी एंटीजन के अगेंस्ट होगी एंटीबॉडी। अगर किसी का एंटीजन बी है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके अगेंस्ट ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। और अगर किसी का ओ है, ओ के पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो उसके ब्लड में दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, ए बी और बी बी। लेकिन अगर कोई ए है कि ए बी है, उसके ब्लड में ए एंटीजन भी होगा बी एंटीजन भी होगा, दोनों एंटीजन है, तो उसके ब्लड में किसी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो अगर उसको मैं ए ब्लड ग्रुप का ब्लड भी चढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पास एंटी ए नहीं है। अगर मैं बी दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं, ओ दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ओ ब्लड ग्रुप है, ओ में बिल्कुल उल्टा है। अब अगर मैंने ओ ब्लड ग्रुप, मानो कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है और मैंने उसको ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली ए ब्लड ग्रुप वाले के बंदे के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी तो होगी, लेकिन जो मैंने ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया है उसके अंदर बी एंटीजन ही नहीं है, तो वो एंटीबॉडी अटैक ही किस चीज पे करेगी, है ना? तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ ओ ब्लड ग्रुप, इसलिए ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है,
तो ये तो होगी ABO ग्रुपिंग। एक दूसरा होता है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सिंगल एंटीजन। जो RH एंटीजन होता है ना, रेजस मंकी होते हैं, जो रेजस मंकी में भी होता है सेम, तो उसी के नाम पे बना है RH एंटीजन। तो अराउंड ह्यूमन रेस में 80% बंदे RH पॉजिटिव है और रेस्ट 20% RH नेगेटिव है। तो RH नेगेटिव बंदे को देखना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने उसको RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो वो उस ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगा और फिर उस ब्लड को अटैक करेगा। सो RH पॉजिटिव को मैं RH नेगेटिव ब्लड दे सकता हूँ, बट नॉट वाइस वर्सा। RH पॉजिटिव के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो RH नेगेटिव दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट RH नेगेटिव को अगर पॉजिटिव का ब्लड दे दिया मैंने तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो O नेगेटिव है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, AB पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो मेरे को एक बार बता दो, अगर किसी को कुछ रिपीट करना है तो मैं यही रिपीट कर दूंगा। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आ गया, कोई बात नहीं। फिर भी एक बार मैं थोड़ा फटाफट जल्दी कर देता हूँ, एक बार दोबारा देख लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप क्या थे? दो तरीके से होते हैं, ABO या RH। ये डिपेंड किस पे करता है कि आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है। अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A है, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप AB है, एंटीजन कोई भी नहीं है, बोथ नेगेटिव, तो ब्लड ग्रुप O है। नेगेटिव नहीं, सॉरी, बोथ एब्सेंट लिखो इसको, नेगेटिव से कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। अब एक बात होती है कि आप ये सोचो कि किसी का ब्लड ग्रुप अगर A है तो उसके ब्लड में एंटी ए नहीं हो सकता ना। अगर उसके ब्लड में एंटी ए हो गया तो वही एंटीबॉडी इसको अटैक करती रहेंगी और सारे आरबीसी मरते रहेंगे, वो बंदा जिंदा कैसे रहेगा? तो उसके ब्लड में एंटी बी होगा, कि जो एंटीजन उसके पास नहीं है ना, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनेगी। तो ए वाले के अगेंस्ट में बी की एंटीबॉडी होगी, बी वाले के अगेंस्ट में ए की एंटीबॉडी होगी, ओ के केस में दोनों की एंटीबॉडी होगी, और ए बी के केस में किसी की एंटीबॉडी नहीं होगी। अच्छा, आप में से कुछ थोड़े जो ध्यान से सोचने वाले बच्चे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि आपको अगर पता हो कि एंटीबॉडी तो एंटीजन के एक्सपोजर के इसमें बनती है, कि जब तक एंटीजन का एक्सपोजर ही नहीं होता तब तक तो एंटीबॉडी ही नहीं बनती। तो फिर किसी ब्लड ग्रुप ए वाले के अंदर, ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटी बी कहाँ से आई? उसके पास तो बी एंटीजन ही नहीं है ना? कर सकता है कोई आंसर इसका? आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूँ, कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड ग्रुप में एंटी बी होगा, बट एंटीबॉडी बनने के लिए एंटीजन का एक्सपोजर जरूरी होता है। तो वो कहाँ से आया? पता है किसी को? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल है थोड़ा, एमबीबीएस लेवल का है, बट फिर भी आना चाहिए। सरफेस एंटीजन है? नहीं, सरफेस एंटीजन अगर है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी ना यार। अगर सरफेस एंटीजन हुआ, सरफेस एंटीजन ए हुआ और ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी मैंने, तो बॉडी में जितने ए आरबीसी हैं, यानी कि सारे आरबीसी हैं, वो सारे अटैक हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो सरफेस एंटीजन तो नहीं होगा मेरे पास। सेकेंड टाइम डेंजरस नहीं। ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये RH के लिए होता है, सेकेंड टाइम डेंजरस वाला। चलो मैं बताता हूँ। जो ये A B एंटीजन है ना, ये नेचर में बहुत जगह मिलते हैं, सिर्फ ब्लड ग्रुप में नहीं मिलते, मतलब सिर्फ ब्लड पे नहीं होता। एक हाइपोथेसिस है कि जब खाना खाते हो ना, उस खाने के अंदर भी एंटीजन A एंटीजन B होते हैं। तो आपकी बॉडी इसको हमेशा से, बचपन से एक्सपोज होती आई है। तो हर दिन आप अगर खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी इन एंटीजन्स के अगेंस्ट एक्सपोज हो रही है। तो अगर आपके पास ए एंटीजन है पहले से ही, और आप बाहर से ले रहे हो, मानो रोज ए ले रहे हो, रोज बी ले रहे हो, खाने में मिल रहा है आपको, तो आपकी बॉडी एंटी ए नहीं बनाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को टॉलरेंस पता है कि ए के अगेंस्ट नहीं बनानी, क्योंकि ए सेल्फ एंटीजन है। लेकिन बी के अगेंस्ट बना लेगी, क्योंकि बी एंटीजन उसने कभी देखा ही नहीं है। तो अगर आपने ऐसे किसी बंदे को बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो उस पर जो एंटीबॉडीज बनी हुई थी वो अटैक कर देंगी। जो सेकंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो RH के लिए है। जो RH एंटीजन है ना, वो नेचर में कहीं नहीं होता, सिर्फ ब्लड ग्रुप में होता है, मतलब ब्लड के ऊपर होता है। तो इसलिए अगर मैंने किसी RH नेगेटिव बंदे को, अगर मैंने पहली बार RH पॉजिटिव ब्लड दिया है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ने कभी वो एंटीजन देखा ही नहीं है। तो जब तक वो एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनने में टाइम भी लगता है ना, तब तक मतलब काम ठीक हो जाएगा, तब तक वो बंदा ठीक भी हो जाएगा, मेरे को जो ब्लड की जरूरत थी उसकी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार एक्सपोजर होने के बाद एंटीबॉडी बन चुकी है, तो अगर मैंने रिपीट एक्सपोजर कराया, मैंने सेकंड टाइम यही ब्लड चढ़ा दिया इसको, तब दिक्कत होगी। तब जो एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी वो फटाफट सारे आरबीसी पे अटैक करेगी और उसको खत्म कर देगी, सारे आरबीसी को खत्म कर देगी। ठीक है।
आया कॉन्सेप्ट समझ में? बताओ जल्दी। चलो ठीक है ठीक है, रिपीट मैं कर दूंगा बाद में थोड़ा सा। अभी एक और कॉन्सेप्ट आपसे पूछता हूँ कि आप में से और थोड़े बंदे जो और सोचने वाले होंगे, किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ब्लड दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ आरबीसी निकाल के तो नहीं दे रहा ना। मतलब होता है कि आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के दे सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्लाज्मा भी जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन का आंसर करो कि जो रेसिपिएंट है वो है ब्लड ग्रुप ए का बंदा, और जो मैंने डोनर ब्लड दिया है, डोनर ब्लड मान लो मैंने उसको ओ दे दिया, ठीक है। अब ए के पास एंटी बी है, बट ओ के पास एंटीजन नहीं है, यहां तक तो सबको पता है। लेकिन ओ के पास तो एंटी ए है, तो जो मैंने ब्लड दिया है, क्या उसकी एंटी ए आके इस पर अटैक नहीं कर देंगी? समझ में आया क्वेश्चन? कि ब्लड, उसके पास एंटीबॉडी नहीं है बट ओ के पास तो है ना। तो होता है ये, मतलब थोड़ा बहुत अटैक करेंगी लेकिन वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता। बट स्टिल हम प्रेफर करते हैं कि ए को ए का ही ब्लड ग्रुप दूं, बी को बी का ही ब्लड ग्रुप दूं, ओ को ओ का ही दूं। हम बोल देते हैं ओ इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप ही मिले। ठीक है, समझ में आया? चलो, एक बार मैं बाद में रिपीट कर दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ए और बी आपको पता होगा डोमिनेंट एलील होते हैं, तो इसलिए अगर ए है या ए ओ है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी बी है या बी ओ है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों ओ हैं, क्योंकि ओ रिसेसिव एलील है, तभी ब्लड ग्रुप ओ होगा। और अगर ए बी है तो दोनों डोमिनेंट है तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, पता ही होगा आपको ये, फिर भी अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब एक स्पेसिफिक सिनेरियो होता है कि आर एच पॉजिटिव फीटस है आर एच नेगेटिव मदर के अंदर। ये कब होगा? ये सिर्फ तब हो सकता है अगर फादर आर एच पॉजिटिव हो। तब भी जरूरी नहीं है कि हर एक बार होगा, लेकिन 50% चांस होगा कि जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव हो जाए। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थोड़ा किसी को कंफ्यूज लग रहा हो कि मान लो मदर है ए नेगेटिव और बच्चा हो गया ए पॉजिटिव जो उसके यूट्रस में है। तो जब तक पहला बच्चा है, पहली प्रेगनेंसी है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो मदर्स ब्लड को, और ये मदर्स ब्लड है, ये फीटस ब्लड है, प्लेसेंटा इसको सेपरेट करके रखता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है ना यार, तो डिलीवरी में ब्लड लॉस काफी ज्यादा होता है, मतलब इधर का ब्लड उधर होता रहता है। तो थोड़ा सा ब्लड, मान लो कि थोड़ा सा ब्लड निकल के जो फीटस का था वो मदर के ब्लड में चला गया, तो मदर एक्सपोज हो गई। तो मदर, अब तक तो मदर के ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक्सपोज होने के बाद मदर की बॉडी ने जो आर एच एंटीजन था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी। तो अब सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसी होगी ना, उस प्रेगनेंसी में मैटरनल एंटीबॉडी जो बन चुकी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज होती हैं जो ये वाली एंटी आर एच एंटीबॉडी होती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो वो फीटल आरबीसीज को अटैक करने लगेंगी। तो उससे क्या हो सकता है? अनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो फेटल भी होता है कि बच्चा मर तक सकता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, ये आप मतलब अभी जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं ऐसे। मतलब अभी मेरी 3 महीने रूरल पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे काफी कॉमन था ये कि किसी को पता ही नहीं था अपना ब्लड ग्रुप क्या है। तो जब हमने ब्लड ग्रुप कराया तब चला पता कि मदर नेगेटिव है और चाइल्ड पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के टाइम इसलिए इतनी दिक्कत हुई है और बच्चा हमें मतलब इतना अनीमिक या जॉन्डिस्ड क्यों लग रहा था। तो उसका ये रीजन होता है। तो आपको एक काफी कॉमनली मिलेगी क्लिनिकल सिनेरियो ना ये। इसको प्रिवेंट करने की बहुत सिंपल चीज होती है कि फर्स्ट चाइल्ड की जैसी डिलीवरी हुई है ना, उसके इमीडिएटली मदर को, याद रखना मदर को देते हैं, हम बच्चे को नहीं देते, एंटी आर एच एंटीबॉडी वो दे दो। तो जो आर एच एंटीबॉडी बनी होगी ना, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी जो दी है हमने, उससे क्या होगा कि मानो आपको समझ में आ रहा है, एंटी आर एच एंटीबॉडी कि जो मदर ने आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई है, हमने इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी दी है। तो इस एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर देंगी, तो जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में चाहे आर एच पॉजिटिव बच्चा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट चाइल्ड के इमीडिएटली डिलीवरी के बाद देना होता है। अगर बाद में देते हैं तो फिर इसको भी ज्यादा फायदा होता नहीं है। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कोएगुलेशन पे। तो कोएगुलेशन का कास्केड प्रोसेस है, आपको पता हो ना पता हो कोई इतना मैटर नहीं करता। आपने अच्छा याद कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, मोस्टली नहीं पूछते नीट में। जो पूछते हैं वो मैं आगे बता दूंगा आपको। बस बेसिकली ये है कि कैस्केड प्रोसेस क्या करता है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज।
वो इसको एक्टिवेट कर देता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है तो वो क्या करेगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन्स में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजन ऐसे मतलब ब्लड में स्ट्रैंड की तरह होते हैं ऐसे, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते। ऑब्वियसली एक्टिव नहीं होंगे, अगर वो एक्टिव रहेंगे तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा, हमेशा ही क्लॉट बनते रहेंगे। तो जब तक थ्रोम्बिन नहीं बनता तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन थ्रोम्बिन बनने के बाद फिब्रिनोजेंस फिब्रिन्स बन जाती है, ये एक्टिव फॉर्म है। ये क्या करते हैं, ये एक मैश बना देते हैं कि आपस में अटक के ऐसे एक नेट बना लिया, और इस नेट में जो भी डेड और डैमेज्ड सेल्स हैं वो फंस जाते हैं। तो इस तरह से एक सॉलिड चीज बन गई जो ब्लड फ्लो, जो ब्लड लॉस हो रहा था उसको रोक देता है। तो ये स्कैब बन जाता है, ठीक है, ये क्लॉट बन जाता है। और इस पूरे फैक्टर के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होती है। कैल्शियम इतनी जरूरी होती है कि हमें मानो जब हम क्लिनिक्स में किसी का, हमें ब्लड में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो अगर आपने ब्लड लिया तो ब्लड बाहर आते क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लास के कांटेक्ट में आते ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो आपको प्रिवेंट करना है, क्योंकि आपको तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तभी आप उसको मतलब उस पर स्टडी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम जो वो होते हैं ना, मानो कोई क्या बोलते हैं, किलेशन होती है कि कैल्शियम आयन सारे चिलेट हो जाएंगे, ईडीटीए होती है एक चीज, कि वो सारे कैल्शियम को पकड़ ले। तो अगर ब्लड में से सारा कैल्शियम चिलेट हो गया, ब्लड में कैल्शियम बचा ही नहीं, तो फिर ये पूरा कैस्केड होता ही नहीं है। तो उसका हम क्लिनिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है मिनरल, तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम ऐसे पूछ लेते हैं, मैग्नीशियम ऑप्शन में होता है तो कैल्शियम टिक करना है आपको। फिर एक चीज होती है हीमोफीलिया, पता होगा आपको शायद, रॉयल सीरीज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है उसके काफी मेल्स को है ये होती है दो तरीके की, ए या बी। आपको बस याद रखना है कि फैक्टर ए, अगर फैक्टर 7 डेफिशिएंट हो तो हीमोफीलिया टाइप ए होता है, फैक्टर 9 डेफिशिएंट हो तो हीमोफीलिया टाइप बी होता है, ठीक है। फैक्टर 7 और फैक्टर 9 क्या होते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं पूछेगा कोई आपसे, बस फैक्टर 7 फैक्टर 9 याद रखो, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है कि बच्चे को चोट लगेगी तो खून रुकेगा ही नहीं, खून बहे जा रहा है बहे जा रहा है, काफी देर बाद रुकता है। और ये होती है एक्स लिंक्ड डिसीज। जब आप हम आगे ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में, फिर भी अभी याद कर लो कि एक्स लिंक्ड डिसीज होती है। तो एक्स लिंक्ड होती है तो इस वजह से जो मेल्स होते हैं दे आर अफेक्टेड, मेल्स एक्सक्लूसिवली, मतलब सबसे ज्यादा मेल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। ब्लड हो गया, अब हम फटाफट लिम्फ देख लेते हैं, फिर लिम्फ करने के बाद 5-10 मिनट डिस्कशन के बाद फिर हम सर्कुलेटरी पाथवे पे आएंगे। लिम्फ क्या है, लिम्फ कुछ नहीं है, ब्लड से बनी हुई एक अलग फ्लूइड है बस। जब यहाँ से आर्टरी है, ये आर्टीरियोल है, आर्टीरियोल क्या होता है, छोटी आर्टरी होती है। ये वेन्यूल है, बीच में क्या होती है, कैपिलरी होती है। तो जब हाई प्रेशर में कैपिलरी में ब्लड जाता है ना, तो ब्लड से फ्लूइड और कुछ मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम और कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं कि ग्लूकोज वगैरह, ये लीक हो जाते हैं। और जो सेल्स होते हैं और जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं। तो ये जो लीक हो गया ना, ये बन जाता है टिश्यू फ्लूइड। ये किसी भी टिश्यू के अराउंड ये फ्लूइड होता है। और वो ही टिश्यू फ्लूइड जब बहुत ज्यादा एक्सेस में होके किसी लिम्फेटिक वेन में, लिम्फेटिक वेसल में जाना शुरू हो जाता है, वो फ्लूइड को लिम्फ, उस फ्लूइड को तब लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सचेंज होता है, मानो मैंने बताया कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, या किसी भी चीज का एक्सचेंज होता है ना, वो कभी भी ब्लड और टिश्यू में डायरेक्ट नहीं होता। तो ये बात आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी कि एक्सचेंज किसके बीच में होता है, तो एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में होगा, और फिर टिश्यू फ्लूइड के और सेल के बीच में होगा। तो डायरेक्ट ब्लड और टिश्यू के बीच में नहीं होता, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे काम आता है। चलो, समझ में आया, ठीक है। अगर अब तक कोई डाउट है तो बताओ। रिपीट कर दो सर लिम्फ वाला, चलो लिम्फ रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट फटाफट बताओ, और कुछ है तो। क्लियर। एबीओ ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन, अच्छा एबीओ ग्रुपिंग कौन सा क्वेश्चन यार, पूरा ग्रुप तो समझ में आ गया होगा, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रिपीट करना है तो बताओ। इफ वन ऑफ द पेरेंट हैज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देन इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे का भी पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव जो आर एच एलील भी है ना, वो भी डोमिनेंट एलील है। तो अगर मदर नेगेटिव है और फादर का हेट्रोजाइगस हुआ,
तो अगर फादर का नेगेटिव स्पर्म आया है, नेगेटिव क्या कहते हैं, RH नेगेटिव वाला स्पर्म आया है, तो बच्चा नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक है। अच्छा, जो मैंने पूछा क्वेश्चन, मैंने पूछा था कि लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, शायद वही बोल रहे हो ना, कि अगर एक ए ब्लड ग्रुप का बंदा है और मैंने उसको ब्लड ग्रुप बी दे दिया, तो बी वाले के उसमें, मैं सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ए ब्लड ग्रुप का बंदा है उसको मैंने ओ का ब्लड दे दिया, तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी ए एंटीजन होगा ना, एंटी ए एंटीबॉडी होगी, तो वो जिसको मैंने ब्लड दिया है उसके आरबीसी पे अटैक करेगा ना। तो ऐसा होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बट होता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मैं ए को सिर्फ ए ही दूं। कहने को ओ यूनिवर्सल डोनर है, बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि ए वाले को ए का ही मिले, बी वाले को बी का ही मिले। ठीक है, आया समझ में? कम अमाउंट में देते हैं ब्लड, जरूरी नहीं होता यार। अगर ट्रोमा का पेशेंट है तो आप इतना ज्यादा ब्लड भी देते हो ना, या ट्रोमा भी छोड़ो, अगर मानो अयोटिक किसी को वो है, क्या बोलते हैं उसको, अयोटा डायलेटेड होती है ना कई लोगों की यार, यार टर्म भूल गया मैं। अगर वो होती है तो जब उसकी रिपेयर सर्जरी होती है ना, या अगर वो बर्स्ट कर जाए, एन्यूरिज्म, अयोटिक एन्यूरिज्म होता है, तो ब्लड इतना ज्यादा लॉस होता है कि आप जितना बंदे के अंदर ब्लड नहीं है उससे ज्यादा ब्लड भी दे सकते हो। भाई 5 लीटर ब्लड आपको देना पड़ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ब्लड हमेशा कम कम ही देते हैं। ठीक है, क्यों होता है? एंटीजन ए तो सेल्फ एंटीजन है। एंटीजन ए सेल्फ एंटीजन है ना यार, लेकिन जिसको मैंने ओ का ब्लड ग्रुप, ओ ओ वाले का ब्लड लेके मैंने दिया, ओ के लिए ए सेल्फ एंटीजन नहीं है ना, उसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। तो उसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडी होगी ना, तो जो उसकी एंटीबॉडी है वो अटैक करेगी ना जिस रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप पे, रेसिपिएंट के ब्लड पे। ठीक है, बाकी मैं चलो बाद में बता दूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी डाउट्स आगे क्लियर करते हैं। चलो चलो, लिम्फ मैं फटाफट बता देता हूँ, किसी ने लिम्फ पूछा था। लिम्फ क्या है कि कैपिलरी है, जो कैपिलरी के एक एंड पे आर्टरी होती है, आर्टीरियोल होता है, एक एंड पे वेन्यूल होता है। पता होगा आपको, अगर नहीं पता फटाफट बता देता हूँ यार, कि आर्टरी होती है, आर्टरी से ब्लड आर्टीरियोल में जाता है, आर्टीरियोल से ब्लड कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी से ब्लड वेन्यूल में जाता है, वेन्यूल से ब्लड वेन में जाता है। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर से जानना है तो आर्टरीज में कहाँ से आता है, क्या हो गया इसको, आर्टरी में ब्लड अयोटा से आता है, और वेन का ब्लड या तो एसवीसी में जाएगा, सुपीरियर वेना कवा में, या आईवीसी में जाएगा। ठीक है, तो जो कैपिलरी है, जहाँ पे जो हम डिफ्यूजन बोलते हैं, जो एक्सचेंज बोलते हैं, कैपिलरी में होता है। तो कैपिलरी में ब्लड आर्टीरियोल से आता है। आर्टीरियोल में ना ब्लड बहुत हाई प्रेशर पे होता है, तो हाई प्रेशर पे ब्लड आएगा, तो इतना प्रेशर होता है कि जो ब्लड का वाटर कंटेंट है, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ग्लूकोज वगैरह है, वो लीक कर जाते हैं। तो लीक करने की वजह से जो फ्लूइड बनता है वो टिश्यू फ्लूइड होता है, कि जो बेसिकली आपके पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यू हो ना, जितने सेल्स हैं, उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। वो ही टिश्यू फ्लूइड जब बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर एक स्पेसिफिक वेसल होती है, लिम्फेटिक वेसल, उसमें जब डिस्चार्ज होता है उसको वहां लिम्फ बोल देते हैं। ठीक है, तो लिम्फ कुछ नहीं है, जो टिश्यू फ्लूइड था वो जब इस वेसल में जा रहा है उसको लिम्फ बोल देते हैं। और ये वेसल कहाँ जाती है, ये वेन में जाकर डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो आपका कहीं भी लॉस नहीं हुआ, कि जो आपका फाइनल सब्सटेंस यहाँ से निकले थे वो लिम्फ के थ्रू जाके फाइनली फिर ब्लड में पहुंच गए। ठीक है, ये हो गया लिम्फ। चलो, अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज पे। सर्कुलेटरी पाथवेज दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। तो ओपन होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स या मलस्क्स में। तो जैसे कि ओपन स्पेसिस या बॉडी कैविटीज होती है, जिसको साइनसेस बोलते हैं, अगर ब्लड उसमें पंप हो रहा है तो वो ओपन सर्कुलेशन है। या फिर अगर हमारी जैसी सर्कुलेशन है, कि मैंने ये बताया कि हार्ट से आयोटा में गया और ये सारा करके आईवीसीएस से दोबारा हार्ट में चला गया, पूरी क्लोज्ड है, क्लोज लूप है, कहीं भी ब्लड ऐसे किसी ओपन कैविटी में नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो होती है क्लोज सर्कुलेशन। तो हमारी होती है, एंड दैट इज बेटर देन ओपन, क्योंकि प्रिसाइज रेगुलेशन कर सकते हो आप। प्रिसाइज रेगुलेशन क्या मतलब है, कि अभी आप लोग डिनर करके बैठे हो, तो डिनर करने के लिए, डिनर करने के बाद बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत कहाँ पे है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो और आपके जो मसल्स हैं वो इस टाइम रिलैक्स कर रहे हो, कि आप दौड़ नहीं रहे, आराम से चेयर पे बैठे हो, तो आपके मसल्स को इतनी जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके ब्लड, जो आपकी मसल्स में ब्लड जा रहा है उसको थोड़ा कम करके आपके जीआई ट्रैक्ट में भेज देगी, जीआईटी में, जिससे कि आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। अब मान लो कि कल आपको उठ के रनिंग पे जाना है सुबह,
आप खाली पेट रनिंग कर रहे हो तो आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए, आपके तब उस टाइम ओके आप खाली पेट हो तो आपको डाइजेशन नहीं करनी है, तो आपका जो एक्सेस ब्लड ब्लड है बॉडी उसको मसल्स के पास भेज देगी और वहां से कम कर देगी इंटेस्टाइन से। तो ये क्लोज लूप में पॉसिबल है क्योंकि रेगुलेशन पॉसिबल होती है, इसीलिए क्लोज्ड इज बेटर देन ओपन। ठीक है। अब पंपिंग ऑर्गन मोस्टली हर एक एनिमल में होता है हार्ट। वो हार्ट जो हायर एनिमल्स होते हैं फिशेस एंड अबव उनमें हार्ट होता है, मतलब लोअर एनिमल्स में भी होता है बट हम मेन वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। हार्ट होता है चैम्बर्ड, तो टू चैम्बर्ड भी होता है, थ्री चैम्बर्ड भी होता है, फोर चैम्बर्ड भी होता है। टू चैम्बर्ड इज कि सिंगल एट्रियम सिंगल वेंट्रिकल, कि हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, उसको गिल्स के पास पंप किया, गिल्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट किया और बॉडी के पास भेज दिया। तो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो हार्ट के पास गया, हार्ट ने गिल के पास भेजा, गिल्स ने ऑक्सीजनेट करके बॉडी के पास भेज दिया। ठीक है, ये सिंपल टू चैम्बर्ड है, तो सिंगल सर्कुलेशन है ये। फिर होता है थ्री चैम्बर, जो होता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, बट नॉट इन क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में फोर चैम्बर होता है। तो बाकी जो रेप्टाइल्स होते हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गई, स्नेक्स हो गए, उनमें होगा थ्री चैम्बर। थ्री चैम्बर में क्या होता है कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, ब्लू इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपकी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब इनकी बॉडी में, वो आया राइट एट्रियम में, और जो लंग से या गिल से या स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आया लेफ्ट एट्रियम में। और फिर वो एक सिंगल वेंट्रिकल है जिसमें वो मिल गया, मिक्स हो गया, और ये मिक्स्ड ब्लड उसके हार्ट ने पंप कर दिया और ये सारा ब्लड पूरी बॉडी में गया। तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों? क्योंकि एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, बट इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि मिक्सिंग हो रही है। तो अगर ये इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट क्या होगा? कंप्लीट होता है हमारा, यानी कि क्रोकोडाइल्स का, बर्ड्स का या मैमल्स का, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे पास फोर चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। तो हम हार्ट की बात सबसे पहले करेंगे। तो हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, याद रखना। आपको लेयर याद हो अगर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे उसे भी आगे में, बट इसे याद रखना कि हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। अब ह्यूमन हार्ट हमने पढ़ा ऊपर ही कि चार वो होते हैं, चेम्बर्स होते हैं। ठीक है। तो वो चार चेम्बर्स कौन से हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत ही मेसी डायग्राम हो गया। ठीक है। अब मैंने थियरी कम लिखी है, मैंने इस डायग्राम में सब कुछ समझाने की जरूरत ट्राई किया है। ठीक है, तो हम इसको बड़े ध्यान से समझें कि बहुत आराम से देखना। तो पहले तो बेसिक बात कि हमारे हार्ट के अराउंड एक लेयर होती है, मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। डबल वॉल्ड होता है। कोई भी अगर लेयर होती है मोस्टली डबल वॉल्ड होती है, कि जैसे हमने कल लंग्स पढ़े थे, लंग्स अगेंस्ट प्लूरा होती है, प्लूरा इज ऑल्सो डबल वॉल्ड। हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियम होता है, दैट इज ऑल्सो डबल वॉल्ड। जब अगर आप कोई और भी पढ़ोगे, आप जब एमबीबीएस में डिसेक्शन करोगे तो आप खुद खोल के देखोगे कि हाँ दो वॉल हैं। तो पेरिकार्डियम होता है, दोनों वॉल्स के बीच में फ्लूइड होता है थोड़ा सा, जिससे कि फ्रिक्शन ना हो। ठीक है। अब पेरिकार्डियम के बाद हम बात करते हैं चैम्बर्स की। तो चैम्बर्स हमने चार बताए, चारों में एट्रिया छोटे होते हैं और पतली वॉल्स होती हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं और मोटी वॉल्स होती है। ठीक है। एट्रिया छोटे होंगे और वॉल्स थिन होंगी, वेंट्रिकल बड़े होंगे, वॉल्स थिक होगी। उसमें भी थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? थिकेस्ट वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। ये अभी समझ लो आप कि वॉल थिक होना, थिन होने का मतलब क्या है, मतलब फायदा क्या है। थिक वॉल होगी, थिक का मतलब कि मसल ज्यादा है, तो ऑब्वियस है ना कि जहां थिक होगा इसका मतलब होगा कि वो वाला पोर्शन हाई प्रेशर के साथ डील कर रहा है, और जहां वॉल थिन होगी वो वाला पोर्शन थोड़ा लो प्रेशर के साथ डील कर रहा है। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो हाईएस्ट प्रेशर, जो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बोलते हैं ना हम, वो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है, जनरेट करता है। तो उतना प्रेशर जनरेट करने के लिए तो मसल चाहिए, और अगर वॉल छोटी होगी तो उतने प्रेशर से फट सकता है ना भाई, कुछ भी लीक हो जाए या ब्लड निकलने लग जाए, तो इसलिए वॉल मोटी चाहिए हमें। सेम आर्टरी की वॉल भी इसीलिए बड़ी होती है, आर्टरी की वॉल भी ठीक होती है, वेन की पतली होती है, क्योंकि आर्टरीज हाई प्रेशर के साथ डील करती है और वेन से लो प्रेशर के साथ डील करती है। चलो, अब इतना आप समझ गए। अब मैंने ना यहीं पे ही ब्लड को, मेरे साथ साथ आप ट्रैक करो, मैं ब्लड बताता हूँ आपको। ये ऊपर एसवीसी है, इसको मैं पेन चेंज कर देता हूँ, अभी हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करें तो मैं ब्लू पेन कर लेता हूँ। ठीक है। ये सुपीरियर वेना कैवा है, ये इंफीरियर वेना कैवा है। ये आपकी अल्टीमेट वेन्स है, मतलब सबसे बड़ी वेन्स है।
पूरी बॉडी की वेन्स यहाँ के डिस्चार्ज होती है, ऊपर वाली बॉडी की यहाँ से और नीचे लेग से एब्डोमेन से यहाँ पे। ये दोनों जाके अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में रिलीज करती है। जो ब्लू आपको एरो दिख रहे हैं ना, ये वाले राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उसको पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स पे, लंग्स में ऑक्सीजनेट होके फिर ऑक्सीजनेट ब्लड मैंने रेड से किया है, वो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है लेफ्ट लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है कहाँ पे, आयोटा में, और आयोटा से कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, मतलब मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, बट स्टिल फिर भी रिवाइज करने के लिए मैंने बता दिया। चलो, अब ये तो चल गया आपको पता। अब ये है कि आपके हार्ट को कमांड कौन देता है कि अभी पंप करना है, अभी पहले एट्रिया पंप करेगा फिर वेंट्रिकल पंप करेगा। तो हार्ट को कमांड कोई नहीं देता, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है। हार्ट के पास कुछ स्पेसिफिक टिश्यू होता है जो अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। एक्शन पोटेंशियल आपको पता होगा कि सेल काम करने के लिए एक्शन पोटेंशियल लेता है ना, तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बट हार्ट एक ऐसा टिश्यू है जो अपने आप रिपीटेडली फायर कर सकता है एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, कैपेसिटी सबके पास होती है, वेंट्रिकल के पास भी होती है, एवी नोड के पास भी होती है, एसए नोड के पास भी होती है। बट फिर भी हम एसए नोड को पेसमेकर क्यों बोलते हैं, एवी नोड को क्यों नहीं बोलते, या वेंट्रिकल क्यों नहीं बोलते? कि वो भी तो सबसे ज्यादा, मतलब वो भी अपने आप कर सकते हैं। बताओ, कौन बताएगा मेरे को कि एसए नोड को हम पेसमेकर क्यों बोलते हैं, जबकि कैपेसिटी तो एवी नोड के पास भी है, कैपेसिटी वेंट्रिकल के पास भी है, कैपेसिटी परकिंजे फाइबर के पास भी है। तो एसए नोड के पास ऐसा क्या स्पेशल है, कम करता है? हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है। टेक्निकली सही हो आप लोग, मेरा आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे। हाँ, एसए नोड की मैक्सिमम होती है, स्टार्ट वहां से होती है, ये रीजन नहीं हुआ। मतलब वो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि आपने जो पढ़ा है उसे मत समझो, समझो आप कि स्टार्ट वहां से हो रही है, क्यों हो रही है स्टार्ट यहाँ से, क्यों नहीं हो रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट हर जगह से होती है, लेकिन एसए नोड है वो इतनी तेज फायर करता है कि उन लोगों को, वेंट्रिकल है या एवी नोड है, उनके फायर करने से पहले ही एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल के पास पहुंच जाता है। तो वो अपने वाले की जगह इसको ट्रांसमिट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट वर्ड तैयार कर रहे होते हैं कि अब हम फायर करेंगे, उससे पहले एसए नोड दोबारा फायर कर देता है। तो एसए नोड है जो मैक्सिमम रेट के साथ फायर कर सकता है, दैट रेट इज 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। तो यही रेट आपका हार्ट रेट डिटरमाइन करता है, दैट इज अराउंड 72 होता है जो एवरेज हार्ट रेट होता है। तो इसका फायदा होता है बॉडी में कि कभी मानो किसी का एसए नोड खराब हो गया तो एवी नोड है वो टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि एवी नोड है जो नेक्स्ट इन लाइन है कि एवी नोड अराउंड 60 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट कर सकता है फायर। तो एवी नोड फायर करना शुरू कर देगा और फिर ब्लड रेट, हार्ट रेट यहाँ से डिटरमाइन होगा। हाँ, मानो किसी का एवी नोड भी ब्लॉक हो गया कि यहाँ पे ब्लॉक लग गया, तो फिर जो बंडल ऑफ हिस्से हैं या ये फायर करने लग जाएंगे, ये मान लो 40 या 50 पर मिनट पे फायर कर सकते हैं, तो तब हार्ट रेट 40 या 50 हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी तो इनके पास हमेशा से थी ना, तभी ये टेक ओवर कर पा रहे हैं ना। बट ये हमेशा से क्यों नहीं कर, शुरू में क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि ऐसे नोड था जो इन सबके ऊपर बैठा हुआ है। ऐसे नोड कहता है कि मैं 72 पर मिनट कर सकता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अप टू 200 पर मिनट भी जा सकता हूँ। क्योंकि जब आप बहुत तेज रनिंग करते हो, आपने भी ध्यान दिया हो, तो आपका हार्ट रेट कैसे निकालते हैं बता देता हूँ, छोटी सी बात, कोई पूछेगा नहीं फिर भी। मैक्सिमम हार्ट रेट जो होती है ना, दैट इज 220 माइनस योर एज। तो अगर आपकी एज अगर 20 ईयर्स है तो आपकी मैक्सिमम अचीवेबल हार्ट रेट अराउंड 200 होगी। अगर आपकी एज 16 ईयर्स है तो आप 200 तक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे नोड है जो इतना तेज एक्शन पोटेंशियल फायर कर सकता है, तो इसी वजह से वो पेस मेकर होता है। पेस मेकर इज जो वो करेगा, जो डिटरमाइन करेगा कि हार्ट कितनी तेज बीट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम एक बार वॉल्व्स भी यहीं पे देख लेते हैं। वॉल्व होते हैं दो तरीके के, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, और वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में। ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स होते हैं ना, राइट एट्रिया में होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड यानी 3 कस्प्स। और जो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल में होते हैं दैट इज बाइकस्पिड यानी कि 2 कस्प, उसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ट्राइकस्पिड राइट में और माइट्रल वॉल्व लेफ्ट में। ठीक है, और दूसरे वॉल्व होते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। वो कहाँ पे होते हैं?
राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोर्टा के बीच में, ठीक है। बोथ सेमिल्यूनर वॉल्व्स। तो दो तरीके के वॉल्व्स होते हैं हार्ट में। चलो, इतना समझ में आया? अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। जो मैंने पेसमेकर वाली बात बताई थी कि एवी नोड या बंडल ऑफ हिस या फिर कोई भी क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है। एवी नोड वाला बताना। एवी नोड वाला मैं ये बोल रहा था यार कि एसए नोड से आपको पता है ना कि एसए नोड सबसे पहले वो करता है, एक्शन पोटेंशियल भेजता है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल एवी नोड में जाता है, फिर एवी नोड से नीचे जाता है, फिर वो बंडल ऑफ हिस होता है, वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट में, फिर वो वहां से जाता है, फिर वो वेंट्रिकल में जाके परकिंजे फाइबर्स होते हैं जो मसल्स को पियर्स करते हैं, वो वहां पे जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल ऐसे ट्रेवल करता है। ये बहुत खिच पिच मच गई, तो मैं दोबारा ढंग से कैसे बताऊँ आपको। तो इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस आप लोग। ग्रीन कलर से बता रहा हूँ मैं। SA नोड टू AV नोड टू बंडल ऑफ हिस टू लेफ्ट एंड राइट बंडल, लेफ्ट एंड राइट बंडल से परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉक लग गया, किसी वजह से, तो किसी का SA नोड खराब हो गया या ब्लॉक हो गया, तो अब ऐसे में अगर बंद हो गया, अगर हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया तो डेथ हो जाएगी ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में मल्टीपल जगह पे हार्ट में वो होती है, कैपेसिटी होती है हार्ट बीट जनरेट करने की। तो एवी नोड के पास भी होती है, बंडल ऑफ हिस के पास भी होती है, जो क्या कहते हैं लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच है उनके पास भी होती है, परकिंजे फाइबर के पास भी होती है, वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं उनके पास भी होती है। तो अगर एसए नोड खराब होगी तो एवी नोड टेक ओवर कर लेगा, फिर एवी नोड फायर करना शुरू कर देगा। बट एवी नोड की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, 72 अगर एसए नोड की, तो एवी नोड की अराउंड 60 होती है। तो एवी नोड फिर फायर करेगा तो सिर्फ हर मिनट में 60 बार फायर करेगा, तो आपकी हार्ट रेट 60 हो जाएगी। अब कभी कभी हुआ कि ब्लॉक यहाँ पे हुआ है, तो एसए नोड भी नहीं कर पाएगा, एवी नोड भी नहीं कर पाएगा, तो फिर बंडल ऑफ हिस टेक ओवर कर लेगा, बंडल ऑफ हिस फायर करने लगेगा। वो फायर करेगा अप टू 40 टू 50 पर मिनट के अराउंड, ठीक है। तो आपकी हार्ट रेट 40 टू 50 हो जाएगी। चलो, अब हम आते हैं कार्डियक साइकिल पे। कार्डियक साइकिल के लिए ये देखो, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होते हैं कि अ, आपकी एनसीईआरटी में तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एनसीईआरटी में स्टार्ट हुआ है एट्रियल डायस्टोल से, ठीक है। मैंने जो ये आपको दिखाया हुआ है इस पिक्चर में एट्रियल सिस्टोल से है। इससे पहले थोड़ा बता देता हूँ मैं, जॉइंट डायस्टोल होती है एक चीज। जॉइंट डायस्टोल होती है कि ना एट्रिया पंप कर रहा है ना वेंट्रिकल पंप कर रहा है, सब रिलैक्स्ड है। स्टार्ट वहां से करते हैं हम, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होता है कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, वॉल्व का कल मैंने आपको मतलब बताया था ना, जहां भी वॉल्व आ गया, वॉल्व का मतलब है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा सिर्फ। वॉल्व है कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। तो अगर यहाँ फ्लो हो रहा है तो वो यही इसी डायरेक्शन में होने देगा, वो रिवर्स नहीं होने देगा। वो रिवर्स क्यों नहीं होने देता मैं भी बताता हूँ आपको। तो अब एट्रिया है, एट्रिया ने एट्रिया में पंप ब्लड आ रहा है एसवी से और आईवीसी से, और वो ब्लड फ्रीली वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। ये है जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद एसए नोड ने फायर किया और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू हो गए। कॉन्ट्रैक्ट करके जो एट्रिया जो एक्स्ट्रा ब्लड बचा हुआ है ना, वो फटाफट वेंट्रिकल में भर देते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से वाला कब आता है। तो जो जॉइंट डायस्टोल में जितना ब्लड जा रहा था ना, उससे अराउंड 30% थोड़ा फ्लो बढ़ जाता है जब एट्रिया सिस्टोल होता है। एनसीईआरटी में 30% लिखा है तो आपको 30% ही बोलना है, ठीक है, 30% ही मार्क करना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, की जो एक्शन पोटेंशियल था वो एसए नोड के थ्रू, एवी नोड के थ्रू, बंडल ऑफ हिस के थ्रू, परकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल में पहुंच गया और वेंट्रिकल ने पंप करना शुरू कर दिया। अब वेंट्रिकल पंप करेगा तो क्या होगा कि जो वॉल्व थे, अब यहाँ मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट बताता हूँ वॉल्व का, कि वॉल्व ना ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच है, ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो ब्लड इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ब्लड ऐसे जाना चाहेगा, तो ब्लड यहाँ पे अटक के इसको पुश कर देता है जिससे कि बंद हो जाए, ठीक है। समझ के वॉल्व का ये फंक्शन हो कि वहां से ब्लड अगर पुश करेगा तो खुल जाएंगे, नीचे से पुश करेगा तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे वॉल्व ऐसे ही फंक्शन करते हैं। तो जब वेंट्रिकल पुश करना शुरू करता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो इनिशियली एक फेज होगा कि जब सारे वॉल्व बंद है, कि इतना प्रेशर तो होगा कि ये वॉल्व बंद हो जाए, बट इतना प्रेशर नहीं हुआ कि ये वाले वॉल्व खुल जाए,
ठीक है। तो एक फेज होगा कि जब सारे वॉल्व बंद है, उसके बाद इतना प्रेशर जनरेट कर देगा वेंट्रिकल कि ये सेमिल्यूनर वॉल्व में फोर्स ओपन हो जाएंगे और राइट वेंट्रिकल का ब्लड पिलमरी आर्टरी में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आयोटा में चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएंगे, वो होता है वेंट्रिकल डायस्टली। तो वेंट्रिकल डायस्टल में जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर गए तो ब्लड वापस आना चाहेगा। तो वापस आने के बाद, वापस आने से कौन प्रिवेंट करेगा, जो सेमिल्यूनर वॉल्व है जिनकी डायरेक्शन ऐसे है। तो मैं जूम करके बता देता हूँ कि ये डायरेक्शन है वॉल्व की। तो ब्लड यहाँ पे आके टकराएगा और इनको नीचे पुश कर देगा और ये बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये होता है वेंट्रिकल डायस्टोल। उसके बाद दोबारा से वही होगा कि अब जो इतना सब कुछ चल रहा था भाई, वेंट्रिकल यहाँ पुश कर रहे थे, फिर ये खोल दिया, फिर वापस आने लगा ब्लड, इतने एट्रिया खाली तो नहीं बैठा था। जो भी ब्लड का, बॉडी का ब्लड आया जा रहा था वो एट्रिया में भरे जा रहा था, भरे जा रहा था। तो जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल शुरू हुआ तो जो ये ब्लड भरा हुआ था ये इन वॉल्व्स को खोल देगा, ब्लड अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गई साइकिल। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, मैंने वो डाली हुई है। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप एक बार देख लो। हो सकता है कि आपको साउंड ना सुनाई दे, मे भी, पता नहीं मेरे को, बट एक बार देख लो आप। नहीं चलेगी ऐसे शायद। ओके, चलो मैं बाद में ट्राई करूंगा ये वीडियो दिखाने की, अभी चलने रही है वो ऐसे। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो उसका लिंक एक बार देख लेना, वो थोड़ी छोटी सी वीडियो है, वो एक बार देख लोगे। ठीक है। कार्डिक साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। यार ब्लड डोनेशन का क्वेश्चन पूछ रहे, कोई ब्लड डोनेशन की बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है उसके बारे में बताओ, उसके बारे में कोई डाउट तो नहीं है ना। कार्डिक साइकिल अच्छे से समझ में आ गई। वेंट्रिकल डायस्टोल बता दीजिए। अच्छा बता देता हूँ। और किसी को कुछ हो समझ में, और किसी को कुछ पूछना हो जल्दी बताओ, फिर मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, सब क्लियर, गुड। वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल था कि इनिशियली तो दोनों का डायस्टोल है। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इनिशियली दोनों रिलैक्स्ड है, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी। अब मेरे हिसाब से आप शायद यहाँ पूछ रहे होगे वेंट्रिकल का डायस्टोल, है ना। तो मैं यहाँ का बता देता हूँ कि जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल के बाद पुश कर दिया ब्लड को, अब जो एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया, एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया तो ऑब्वियसली मसल रिलैक्स करेगा। तो जो मसल रिलैक्स करता है दैट इज वेंट्रिकल डायस्टोल। तो वेंट्रिकल डायस्टोल में होने के बाद जो भी वेंट्रिकल ने ब्लड पुश किया था वो वापस आना चाहेगा ना, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, इसने 120 mmHg से भी ज्यादा प्रेशर से पुश किया है ब्लड को अयोटा में, और ये बाद में अपने आप एकदम जीरो आ गया रिलैक्स होते ही। लेकिन जो ब्लड का प्रेशर यहाँ था 120 mmHg है, वो बहुत हाई प्रेशर है ना। तो उतना प्रेशर का ब्लड चाहेगा कि मैं वापस बैक चला जाऊँ, बट उसको वहां से प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे सेमिलुनर वाल्व्स लगे हुए हैं जो ब्लड के ब्लैक फ्लो को रोकेंगे। ठीक है। तो ये है वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम पे। चलो, और इसी टाइम पे ईसीजी, चलो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, ये याद रखना। तो इसी वजह से 60/0.8 करते हैं जब हम, तो हार्ट रेट अराउंड 72 आती है। ठीक है। कि 60 इज, 1 मिनट में कितने सेकंड, 0.8 की एक साइकिल, तो 72 पर मिनट आ जाता है। और इसी टाइम पे हार्ट साउंड्स भी एसोसिएट होती है। हार्ट साउंड किससे होंगी, हार्ट साउंड्स हमेशा आती हैं वॉल्व के क्लोज होने से। वॉल्व क्लोज होता है तो हार्ट साउंड आती है। ठीक है। क्योंकि जो वॉल्व के लीफलेट है, कि जो कस्प है वॉल्व के, मानो बाइकस्पिड वॉल्व है, उसके दोनों कस्प जब प्रेशर से आपस में टकराएंगे, तो यहाँ पे टक्कर हुई ना, इस टक्कर से जो आवाज निकलती है दैट इज हार्ट साउंड। ठीक है। तो हार्ट साउंड होती है दो तरीके की, लबडब बोलते हैं इसको हम। तो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, वो होती है जब वेंट्रिकल सिस्टली शुरू हुई है तो उसने जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को बंद कर दिया है, तो जो वो बंद होने की आवाज है दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड। और सेकंड हार्ट साउंड कब आती है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है, ब्लड वापस आना चाह रहा है वेंट्रिकल में, और वो सेमिलुनर वॉल्व्स को बंद कर देता है, वो होती है सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है। लबडब। बाकी कुछ और हार्ट साउंड्स भी होती हैं, थर्ड हार्ट साउंड भी होती है, फोर्थ हार्ट साउंड भी होती है, बट वो आपके अभी लेवल की नहीं है, वो आप एमबीबीएस में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। बाकी मर्मर्स होती है एक चीज, मर्मर होता है कि जो भी नॉर्मल है, कि जो फिजियो में नॉर्मल मैंने आपको पढ़ाया ये सारा, इससे अलग अगर हार्ट में कुछ है तो उसकी वजह से जो साउंड होती है ना उसको मर्मर बोलते हैं। कि मानो किसी बंदे का अयोटा का जो वॉल्व है, अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, वो डिसफंक्शनल है,
भाई वो पूरी अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ब्लड वापस गया, मतलब जब वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में गया तब तो ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया तो जो ब्लड वापस आ रहा था, जिसको पहले सेमिलर वॉल्व प्रिवेंट कर रहा था, बट अभी वहां पे थोड़ा डिसफंक्शनल है, तो वो अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा, थोड़ा ब्लड लीक हो रहा है। तो ये जो ब्लड बहुत प्रेशर के साथ लीक होता है ना, तो इस वजह से साउंड आती है, वो एक तरह का मरमर होता है। तो ऐसे कहीं भी किसी भी वॉल्व की दिक्कत हो, या फिर दोनों एट्रिया के बीच में या दोनों वेंट्रिकल के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो इस सब से जो आवाज निकलती है उसको मरमर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप जो आपने देखा होगा ना कि डॉक्टर्स का सबसे अच्छी चीज क्या है, मतलब डॉक्टर्स पहचानने के लिए स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप का मेन काम हार्ट साउंड ही होता है। तो आपका डॉक्टर, मतलब आप भी जब बनोगे, आप स्टेथोस्कोप लटकाओगे तो आप एक चीज से इतना कुछ सुन सकते हो ना। एक तो आप हार्ट रेट देख लोगे कितनी तेज चल रहा है, फिर आप देख लोगे कि उन लबडब के अलावा कोई थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड तो नहीं है, क्योंकि वो पैथोलॉजी होती है, नॉर्मल नहीं होती। और अगर कोई और हार्ट साउंड हो रही है तो आपको चल जाएगा पता। फिर आप मरमर सुन लोगे कि मरमर आ रहा है कि कोई कोई एडिशनल साउंड आ रही है क्या। मरमर किस टाइम पे आ रहा है उसके बेसिस पे आप डायग्नोस तक कर सकते हो, बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना देखे। आप सिर्फ स्टेथोस्कोप कान में लगा के आप डायग्नोसिस बना दोगे बंदे की कि हाँ इसका एओर्टिक वॉल्व का एक लीफ नहीं है। तो मतलब तो बहुत मैजिकल चीज हुई ना यार, कि आपकी एक्सरे विजन थोड़ी ना है कि आपको कैसे चला पता। बट आप इतने ध्यान से सुनोगे कि आपको दिखेगा, कि वो सुनेगा कि वो मरमर किस टाइम पे आ रहा है हार्ट से कार्डियक साइकिल के, ठीक है। और ये बहुत, मतलब लर्न करना तो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 0.8 सेकंड में हार्ट साउंड सारी आ जाती है। अब इस 0.8 सेकंड में S1 भी आ रही होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड भी आ रही होगी, S2 भी आ रही होगी। अब आपको ध्यान ये देना है कि मरमर यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है। अब आप समझ रहे हो कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपके पास, आपको S1 भी सुननी है, S2 भी सुननी है, मरमर पहचानना भी है, मरमर कहाँ पे है ये भी जानना है। तो एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आप आगे जाके सीखोगे, ठीक है। चलो, अब कार्डियक साइकिल के बाद हम आते हैं कार्डियक आउटपुट पे। कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मली होता है 5 लीटर्स के अराउंड, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि एक कार्डियक साइकिल में कोई भी एक वेंट्रिकल कितना ब्लड आउटपुट कर रहा है। तो ध्यान रखना कि किसी भी एक वेंट्रिकल का लेते हैं आप, चाहे लेफ्ट का ले लो चाहे राइट का ले लो, लेकिन एक का लेना है आपको। कभी क्वेश्चन में अगर दोनों का टोटल लेते हैं, नहीं दोनों का टोटल नहीं लेते, दोनों को इक्वल होगा नॉर्मली, लेकिन किसी एक का लेना है। तो मान लो हमने लेफ्ट वेंट्रिकल का लिया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पुश करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट मैंने बताया कि 72। तो अगर आपको कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट कब बढ़ाना है, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो कि आपकी बॉडी के मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो आपके बॉडी के पास ना दोनों कैपेसिटी है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा सकती है, वो हार्ट रेट भी बढ़ा सकती है। तो मल्टीप्लाई होके कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ठीक है, डबल तक पहुंच जाता है। चलो, इसके बाद आते हैं ईसीजी पे। ईसीजी मतलब फर्स्ट ईयर में आते ही फर्स्ट या सेकंड एक्सपेरिमेंट यही होगा। आप में से किसी एक को वॉलंटियर बनाएंगे, बोलेंगे लेट जा भी टेबल पे, आपके चेस्ट पे ईसीजी लगाएंगे और फिर सारी क्लास देखेगी कि हाँ ईसीजी ऐसी होती है। तो बहुत जल्दी देखने वाले हैं उसको, आप फटाफट कॉलेज आ जाओ। तो ईसीजी का मतलब क्या है? ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो आपका जो हार्ट है, मैंने एक्शन पोटेंशियल बोला, एक्शन पोटेंशियल बेसिकली है क्या? एक्शन पोटेंशियल करंट है ना। आपको पता होगा कि जो हम पढ़ते थे कि -70 मिली वोल्ट है या +30 मिली वोल्ट है, ये करंट है, वोल्टेज है। तो ये करंट जो ऐसे नोड से एवी नोड पे जा रहा है, जो सारा आगे आगे जा रहा है, वो करंट चेस्ट वॉल को पियर्स करते हुए बाहर भी आता है। तो बहुत थोड़ा आता है, तो उसको हम चेस्ट लीड्स की हेल्प से कैप्चर कर लेते हैं, कि आपके हार्ट का जो करंट है, जो एक्शन पोटेंशियल है, उसको आप लीड लगाते हो और उससे कैप्चर कर सकते हैं। तो लीड दो तरीके की होती है। एक होती है स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी में सिर्फ 3 लीड्स होती है, लिम्ब लीड्स होती है, दोनों रिस्ट पे एक, यानी लेफ्ट रिस्ट पे एक, राइट रिस्ट पे एक, और एक लेफ्ट एंकल पे। और एक होती है डिटेल्ड इवेल्युएशन के मल्टीपल चेस्ट लीड्स, जिसको बोलते हैं 12 लीड्स ईसीजी। उसपे 9 लीड्स लगती है चेस्ट के आगे, कि हार्ट की पोजीशन के ऊपर राइट से लेकर लेफ्ट तक 9 लीड्स लगाते हैं, तो 9 वो 3 लिम्ब लीड्स टोटल मिला के हो जाएगी 12 लीड्स। तो डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए 12 लीड ईसीजी करते हैं। लेकिन आपके लेवल पे आपको सिर्फ 3 लीड ईसीजी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड ईसीजी तो हम वो पढ़ेंगे। तो ईसीजी में ये वेव्स है PQRST। और दो चीजें, एक तो वेव आगे जो बढ़ रही है, और एक वेव का कितना एम्पलीट्यूड है, कि पी वेव इतनी छोटी सी है, QRS कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है। तो ये भी मैटर करता है, और कितनी ड्यूरेशन है ये मैटर करता है, कि पी वेव कितने टाइम तक रही, QRS कितने टाइम तक रहा।
और टी वेव कितने टाइम पे। ठीक है, दो चीजें देखते हैं ईसीजी पे। अब पी वेव क्या सिग्निफाई करती है? पी वेव का मतलब है कि जो ये आयोटा लिखा हुआ मैंने, क्या कर रखा है मैंने, ये आयोटा नहीं है, ये एट्रिया है। ये जो दोनों एट्रिया डीपोलराइज होते हैं ना, सबसे पहली चीज होती है जो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है पी वेव। फिर जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे जाता है, आगे जाता है, एवी नोड को थोड़ी देर रोक के रखता है, फिर वो आगे ट्रांसमिट करता है वेंट्रिकल में। फिर जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होती है वो होती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब आप डिफरेंस देख रहे हो कि पी एफ से इतनी सी और क्यू आर एस इतना बड़ा है। ऐसा इसलिए कि एट्रियल मसल बहुत छोटे हैं, मैंने बताया था ना, एट्रिया चैम्बर छोटा भी है और पतला भी है, और वेंट्रिकल बड़ा भी है और मोटा भी है। तो इसलिए वेंट्रिकल की जो वोल्टेज है वो इतनी ज्यादा है कि वो आपको इतनी बड़ी, इतना बड़ा एम्पलीट्यूड दिखाती है, और एट्रिया की बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसी टाइम पे क्यू आर एस के टाइम पे वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं, और इसी टाइम पे एट्रिया रीपोलराइज होते हैं। तो आप में से कभी किसी ने सोचा हो कि हम बोलते हैं कि टी वेव तो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन वेव है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन वेव कौन सी है? तो एट्रिया की डीपोलराइजेशन वेव कोई नहीं होती। एट्रिया का जो रीपोलराइजेशन होता है वो इसी टाइम पे होता है। तो वो मास्क हो जाता है, क्योंकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा होता है कि वो एट्रिया रिपोलराइजेशन को मास्क कर लेता है। तो इसलिए हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये एट्रिया रिपोलराइजेशन की वेव है, नहीं। एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव पी है, क्यू आर एस इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी वेव इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, चलो आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि पी क्यू आर एस टी ऐसा होता है। इसका मैं बताता भी हूँ यार, कि जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना कि एम्स में पल्स होता है हर साल। तो पल्स नाम कहाँ से आया? कि आपकी पल्स यानी कि हार्ट रेट कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो उसका फर्स्ट इवेंट होता है ना, 7 डे का फेस्ट होता है। फर्स्ट डे में जो इवेंट होता है उसका नाम होता है पी वेव। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने कहा पी वेव क्यों बोलते हैं यार, पी वेव तो ईसीजी में होती थी। तब किसी ने बताया कि ईसीजी से तो पल्स लिया है, कि पल्स है कि आपकी पल्स कितनी चल रही है, तो उसका जो फर्स्ट इवेंट होगा उसको हमने पी वेव नाम रख दिया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन पे। अगर ब्रेक लेना है तो बता दो, वैसे तो खत्म होने ही वाला है। बताओ क्या करना है। 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है? नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू। वाह, क्या बात है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, बड़े जोश वाले बच्चे हो यार। चलो, डबल सर्कुलेशन जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, एक बार दोबारा पहुंचा देते हैं कि कहाँ गया। ब्लड 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 ग्रुप सर्कुलेशन कहाँ था? हम्म, कि क्लोज में 4 चैम्बर में डबल सर्कुलेशन। अब हम इसकी बात करेंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर अंदर होती है। चलो, डबल सर्कुलेशन पहले देखने से पहले मैंने आर्टरी और वेन की बात कर लेते हैं, कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी, तो मैंने जैसे बताया था कि जो आर्टरी की मसल लेयर होती है वो बड़ी होती है वेन से, क्योंकि आर्टरी को ट्यूनिका मीडियन आर्टरी इज थिकर देन द वेन्स बिकॉज आर्टरीज डील विद हायर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। नाम में ही है, मीडिया मतलब बीच में, इंटीमा मतलब सबसे इंटीरियर में। ठीक है, तो ट्यूनिका मीडिया थिक किस में होगी? आर्टरी में, और थिन किस में होगी? वेन में। वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है, मतलब जगह स्पेस बड़ा होता है। और जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी आपको पता ही होगी, सिंगल लेयर होता है एंडोथेलियल सेल। स्क्वेमस एपिथेलियम का सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी, क्योंकि अगर ज्यादा थिक बना देंगे तो डिफ्यूजन कहाँ से होगी? कल मैंने जैसे बताया था, याद है किसी को, कि एक सेल थिक वो होता है, और एक सेल होता है सिर्फ एल्वियोलाई का, और जो बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ ये चीज होती है जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है। तो ये जितनी थिन होगी उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगी ना। इसकी थिकनेस कितनी थी? 1 mm से भी काफी कम। ठीक है, चलो अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन पे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि जो आपकी वेना कावा है, जिनको ग्रेट वेन्स बोलते हैं, ग्रेट वेन्स की सबसे बड़ी वेन्स है शरीर की, एसवीसी, आईवीसी, वो सारा ब्लड लेके आएंगी, मतलब आपकी पूरी बॉडी का ब्लड एसवीसी और आईवीसी में जाएगा। वो ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाते हुए लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा, आयोटा से बाकी सारी आर्टरीज से पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन होगी ना, दो सर्कुलेशन साइड बाय साइड चल रही है, पैरेलल में चल रही है। ये होगी डी ऑक्सीजनेटेड, DO2, ये होगी ऑक्सीजनेटेड। इसको हम राइट सर्कुलेशन बोल देते हैं, इसको हम लेफ्ट सर्कुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। ठीक है,
अब बात बात आती है कुछ स्पेशल ब्लड सर्कुलेशन की, जिसमें एक होता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल का मतलब क्या होता है? पोर्टल का मतलब होता है कि दो वेन्स के बीच में कनेक्शन, मतलब कि दो बॉडी पार्ट आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि इस वेन से ब्लड कैपिलरी में आया और फिर दूसरी वेन में चला गया, मतलब कि हार्ट में नहीं गया ब्लड, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला गया। नॉर्मली नहीं होता ये। नॉर्मली आपका जो आर्म का ब्लड है या ब्रेन का ब्लड है या कहीं का भी ब्लड है, वो कहाँ, वो वेन में जाएगा, वेन से एसवीसी में जाएगा, एसवीसी से हार्ट में जाएगा। लेकिन कुछ जगह होती है जहाँ का ब्लड पहले वेन में जाने, मतलब हार्ट में जाने की जगह किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, फिर उस ऑर्गन से हार्ट में जाता है। इसका स्पेसिफिक एग्जांपल एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और भी पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं है, आगे थोड़ा बता दूंगा आपको जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ना है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, वो इंटेस्टाइन से ब्लड लिवर तक लेके जाती है। ठीक है। जरूरत क्यों है इसकी? क्योंकि आपने जो भी इंजेस्ट किया, कुछ भी खाया हो, कोई भी ड्रग लिया हो, कुछ भी लिया हो, अगर उसका कुछ मेटाबॉलिज्म भी तो होगा ना यार। कि मानो आपने कोई ड्रग लिया है, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो एक्टिवेट कहाँ पे होगा? वो एक्टिवेट लिवर में होगा। या आपने ग्लूकोज लिया है, अब उस ग्लूकोज को लिवर ने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। तो जो इतना न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है आपका इंटेस्टाइन से जा रहा है, उसको अगर हमने ऐसी पूरी बॉडी में भेज दिया तो फायदा नहीं रहा ना। उसको मेटाबोलाइज कौन करेगा? तो वो ब्लड पहले लिवर में जाते हैं, लिवर उस सारे ब्लड को मेटाबोलाइज करता है। जिस चीज को ब्रेक डाउन करना है उसको ब्रेक डाउन करेगा, जिस चीज से कुछ बनाना है उससे बनाएगा, कि जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा। और मेटाबॉलिज्म के बाद उस ब्लड को वो एसवीसी में भेजता है। ठीक है। ये होता है पोर्टल सिस्टम। फिर एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। जो कार्डियक मसल्स है ना, ये आपको लग रहा होगा कि हार्ट तो पूरा टाइम ब्लड में डूबा रहता है, तो हार्ट को तो ऑक्सीजन की क्या ही कमी होगी, बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इतनी थिक होती है कि वो उस ब्लड से डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं कर सकता, क्योंकि थिक वॉल है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हार्ट के पूरे मसल्स के लिए स्पेसिफिक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम। अच्छा, मेरे को उससे याद आया, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम है, दैट इज 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल। तो आप कई बार पूछ लेते हैं कि लेफ्ट वर्सेस राइट का रेशियो कितना होता है, दैट इज 3:1। ठीक है। नोट कर लो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इज 3 टाइम थिकर देन द राइट वेंट्रिकल की वॉल। हाँ। तो हार्ट के लिए कहाँ पहुंच गया मैं, एक सेकेंड। हाँ। हार्ट के लिए जो स्पेसिफिक मसल चाहिए उसके लिए कोरोनरी सिस्टम होता है, और यही कोरोनरी सिस्टम है जो कोरोनरी आर्टरीज अगर वो ब्लॉक हो जाए तो एंजाइना या एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। इस वजह से इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कुछ आर्टरीज होती हैं, 3 मेन आर्टरीज होती हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो फिर ये सब होता है। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है ये। नंबर 1 कॉज होता है कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है। अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि ऑटो रेगुलेशन है, कि जो नोडल टिश्यू है उसके पास अपने पास ही एक पावर है कि वो नॉर्मल एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल से बढ़ के कुछ चाहिए, कि आपको कुछ बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए एक न्यूरल सेंटर होता है मेडुला में, जो एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी बस याद रख लो कि एएनएस नर्वस सिस्टम होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक होता है कि हार्ट रेट बढ़ाएगा और कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक होगा हार्ट रेट कम करेगा, कॉन्ट्रेक्शन कम करेगा। इसको याद करने के लिए बस एक सिंपल सा एग्जांपल है कि शेर याद कर लो, कि आप कहीं गए और आपके सामने लायन आ गया, तो जो भी चीजें होंगी वो सिंपैथेटिक सिस्टम कराएगा। अब आपको क्या चाहिए? अगर लायन आया है तो आपको एक तो तेज दौड़ना है, मतलब चाहे जितना बड़ी तेज दौड़ लो वो बात की बात है, लेकिन आप ट्राई तो करोगे ना तेज दौड़ने के लिए। तो तेज दौड़ने के लिए 3 4 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, एक आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, कि जिससे कि मसल्स के पास बहुत सारा ब्लड जा सके। फिर एक होगा कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स के अंदर आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएंगी, कि उसके अंदर ब्लड बहुत सारा जा पाए। और जो आपकी इंटेस्टाइन की आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपको डाइजेशन पे ध्यान नहीं देना, वो डाइजेशन तो बाद में होती रहेगी, उस टाइम जान बचानी है।
तो जो इंटेस्टाइन का ब्लड है वो सारा वहां से निकल के और मसल्स में जाएगा। एक आपको क्या करना है कि आपकी आईज है, जो आपका प्यूपिल है, वो डायलेट कर जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी क्या चाहती है कि आपको मैक्सिमम दिखे, कि आप जितना देख सकते हो ना कि डेंजर कहाँ से आ रहा है आपको पूरा दिखे। तो वो दिखने के लिए आपकी प्यूपिल को डायलेट कर देगा कि जितनी लाइट आ सकती है आ जाए। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को याद करने के सारे मैंने बता दिया कि लायन याद रखना, लायन अगर सामने आ गया तो आपको क्या क्या होगा, वो सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक बड़ा चिल्ड आउट सिस्टम है। जब आप आराम कर रहे हो अभी आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव सिस्टम ज्यादा वो होगा, एक्टिवेट होगा, क्योंकि आप बड़े आराम से लेटे हुए हो, डाइजेशन चल रही है, मसल्स का कोई यूज नहीं है, तो इस टाइम आपका हार्ट रेट भी कम होगा, कॉन्ट्रेक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया न्यूरल कंट्रोल। इसके बाद होता है हार्मोनल कंट्रोल। जो एड्रिनल मेड्यूला होती है वहां से जो कैटेकोलामिन सिक्रीट होते हैं। कैटेकोलामिन कौन कौन से होते हैं? एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, ये होते हैं कैटेकोलामिन, जिनको कैटेकोलिन बोलते हैं। ये भी फाइट फ्लाइट वाले हॉर्मोन्स हैं। ये भी लाइन से याद करना कि ये भी सिंपैथेटिक वाला काम कराते हैं। ये भी आपके कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो रेगुलेशन कहाँ से होती है? ऑटो रेगुलेशन होती है, न्यूरल सेंटर से होती है, हार्मोनल रेगुलेशन होती है। अब लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर सबसे पहले होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है इस टाइम। मतलब अडल्ट्स में अराउंड 50%, मेनली मेल्स में तो बहुत कॉमन होता है। 50% अडल्ट पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन होता है किसी टाइम पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर उनको नहीं पता है तो 40 के बाद या 50 के बाद उनको बोलो कि वो रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, क्योंकि 50% चांस है कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी क्या होता है? नॉर्मल बीपी इज लेस देन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। फिर मैं छोटा सा फटाफट बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर हम लेते हैं आर्टरी से, आर्टरी के बेस्ड होता है कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा में ब्लड पंप किया। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने मानो 120 mmHg इस प्रेशर के साथ पंप किया, तो आयोटा में भी इतना ही प्रेशर चलेगा, क्योंकि क्लोज सिस्टम है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आयोटा में भी 120 मिलीमीटर मरकरी मरकरी प्रेशर आया, और आयोटा ऐसे थोड़ी डायलेट हो गई। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर गया तो इसका प्रेशर तो जीरो को ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन जो आर्टरी है, आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक टिश्यू था, पढ़ा हो अगर आपने इसमें एनसीईआरटी में दिया है, वो इलास्टिक टिश्यू क्या करेगा? रिकॉइल कराएगा कि प्रेशर वहां से आएगा, कि ये जैसे आपने रबर बैंड को भी खींच दो आप, फिर छोड़ोगे तो एकदम रिकॉइल करेगा ना, तो ऐसे ही ये एकदम रिकॉइल करेगा। तो इस वजह से प्रेशर होता है वो 80 mmHg पे आ जाता है, कि कम हो जाता है 120 से, बट जीरो नहीं जा पाता, क्योंकि रिकॉइल की वजह से प्रेशर रहता है। अगर ये इलास्टिक टिश्यू ना होता, बिल्कुल ऐसे कोई थिन सी वो होती कि आपने प्रेशर लगाया, डायलेट कर गई, जब आपने प्रेशर रिलीज किया इतनी रह गई, तो प्रेशर जीरो चला जाता, बट ऐसा नहीं है। इतना ज्यादा इलास्टिन टिश्यू है कि वो जब खींचती है, स्ट्रेच होती है, तो उसके बाद जब वो रिवर्स वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रही होती है, तो प्रेशर को मेंटेन रखती है। तो प्रेशर 80 तक ही जाता है, उससे नीचे नहीं जाता। तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर 120, और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब हाइपरटेंशन इज मोर देन 140/90। वैसे हम अब 130 लेने लग गए हैं, इसको 130/90 लेने लग गए हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लेकिन एनसीईआरटी में 140/90 है, तो 140/90 ही लेना है आपको, और रिपीटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कल, मानो आप अगर 15 मिनट चल के और किसी क्लिनिक पे जाओ और जाती बीपी करवा लो अपना, तो आपका बीपी 140/80/90 से ज्यादा ही आएगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि आप चल के आए हो तो आपका बीपी इसलिए बढ़ा हुआ है। तो एक तो रेस्टिंग बीपी लेना होता है कि 15 मिनट्स के रेस्ट के बाद बीपी लेना है, और दूसरा रिपीट करना है कि अगर एक बार बढ़ा हुआ आ गया है तो आप थोड़ी देर वेट कराओ, या उसको कल आने को बोलो और कल दोबारा लो। अगर रिपीटेड चेक्स में भी इतना ज्यादा रहना, तब आप हाइपरटेंशन उसको डायग्नोज करोगे और फिर आप उसकी ट्रीटमेंट चलाओगे। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज, इनको साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट इसलिए क्योंकि इनका कोई वो नहीं होता, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बट हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ब्रेन डिजीज, ये सब होने लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपके घर में कोई भी अडल्ट है तो उनको बोलो कि अपना बीपी और रेगुलरली चेक कराते रहें, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि बीपी कब बढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, नाम में ही है, कोरोनरी वेसल्स में अगर कुछ डिजीज हो रही होती है तो वो, उसको हम एथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है
कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी वॉल में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू ये सब डिपॉजिट होने लग जाता है। तो जो पहले ल्यूमन इतना था अब वो सिर्फ इतना रह गया। तो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके होते हैं दो मैनिफेस्टेशन, एक होता है एंजाइना, एक होता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। एंजाइना क्या है कि रेस्टिंग फेज में आपके लिए इतना ल्यूमन बहुत है कि जितना ब्लड यहाँ से आ रहा है ना उतना बहुत है मान लो। लेकिन अगर किसी को ये है सीएडी है, जब वो रनिंग स्टार्ट करेगा या वो कोई भी एक्सर्शन करेगा तब आइडियली उसका इतना ल्यूमन होना चाहिए था, तो वो उसके पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता, नॉर्मल रहता। लेकिन अब इतना ल्यूमन बन नहीं सकता क्योंकि इतना तो ब्लॉक ही हुआ पड़ा है। तो इतने से ब्लड में उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो उस वो होता है जब O2 डिमांड एक्सीड्स O2 सप्लाई, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। और वो चेस्ट पेन होता है ऑन एक्सर्शन। एंजाइना का चेस्ट पेन होगा वो एक्सर्शन के टाइम होगा और रेस्ट के साथ ठीक होगा, रिलीव्ड विद रेस्ट। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि नेक्रोसिस नहीं है। नेक्रोसिस इज डेथ ऑफ टिश्यू। कि एंजाइना में ऑक्सीजन की कमी तो है बट इतनी कमी नहीं है कि हार्ट मसल मरने लग जाए। ठीक है। वो होता है एमआई में। अब एमआई में कई बार क्या होगा कि ये जो क्लॉट था, ये जो बना हुआ था, मैंने जो येलो कलर में बनाया था ना जो गायब हो गया, अब एक सेकेंड, कि ये क्लॉट था कभी ना बर्स्ट कर जाता है कि यहाँ से फट गया है, तो ये पूरा ऑक्लूड कर देगा। तो 100% ऑक्लूजन हो गई, तो अब कोई ब्लड आ ही नहीं रहा। तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत सीवियर पेन होगा, रेस्टिंग होगा, कि आप चाहे बिठा भी दो उस बंदे को, जैसे एंजाइम में तो बिठाने पे रिलीव हो रहा था ना, ये रिलीव नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा पेन होगा, रेस्टिंग पेन होगा और इसमें नेक्रोसिस होगा। जो मसल्स हैं वो मरने लग जाएंगे क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी उनको। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर अलग अलग बातें हैं। तीन तीन चीजें होती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, तीनों अलग बातें हैं, ध्यान से सुनो। हार्ट अटैक मैंने बता दिया। हार्ट फेलियर क्या होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ है और आपका ब्लड कुछ पंप कर पा रहा है। तो जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जितनी, आपका हार्ट उतना पंप ना कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही बोलते हैं। कंजेस्शन का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड या फ्लूइड हो जाए ना, उसको कंजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे बता देता हूँ मैं कि ये आपके लंग, सॉरी, ये आपके दोनों लंग्स हैं। ठीक है। और ये आपका हार्ट है। ये दो एट्री हो गए, नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। लंग्स से ब्लड आ रहा था जो, वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था। अब आप जो किसी बंदे का अगर हार्ट फेलियर में जा रहा है तो उसका हार्ट इसको पंप नहीं कर पाएगा, मतलब जितना ब्लड आ रहा है उतना पंप नहीं कर पाएगा, थोड़ा कम पंप करेगा। तो बैक प्रेशर बनने लगेगा। बैक प्रेशर से जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो लंग में एक्यूमुलेट करने लग जाएगा। तो लंग्स में उसके फ्लूइड और ब्लड आने लगेगा, इसको कंजेशन बोलते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए बोलते हैं कि लंग्स में फ्लूइड बढ़ जाता है, लंग्स में ब्लड बढ़ जाता है। सिर्फ लंग्स में नहीं होता, मतलब पैरों में या फिर मतलब वेन्स में भी डिस्टेंडेड वेन्स डिस्टेंड हो जाती हैं क्योंकि ब्लड बैक फ्लो होने लग जाता है। ठीक है। बैक फ्लो नहीं हो रहा, प्रेशर, मतलब ब्लड यहाँ जो एक्यूमुलेट हो चुका है वो नए ब्लड को आने नहीं देगा, तो वहां पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये होता है हार्ट फेलियर। और तीसरी कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट, कि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, कि जो आपकी हार्ट की कार्डियक साइकिल चल रही थी वो नहीं हो रही। अब आपके हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया है। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? इसकी डायग्नोसिस होती है यहाँ से, कि जो आपकी ये अलग अलग वेव्स आ रही थी ना, कि प्यू, क्यू आर एस टी, पी, क्यू आर एस टी, ये चलते चलते आगे जाके बंद हो जाता है। फ्लैट लाइनिंग बोलते हैं इसको। लिख लो, फ्लैट लाइनिंग ऑफ ईसीजी। तो अगर ईसीजी पे फ्लैट लाइनिंग आ गई, इसका मतलब है कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, कि हार्ट पंप नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं उसको हम, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। समझ गए? चलो, अब इस चैप्टर की आपने समरी करनी है, अच्छे से समरी पढ़ना, खुद कल रिवाइज करना, फिर क्या कहते हैं आपको इसके क्वेश्चंस करना। तो कल इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है? समझ में आया? अब बताओ कुछ डाउट हो तो। लब डब में कौन सी लॉन्गर होती है? लॉन्गर का कोई कंसेप्ट नहीं है यार।
पहले कौन सी होती है? पहले लब होती है, उसके बाद डब आती है। बट लॉन्गर, ओके लॉन्गर किस वे में बोल रहे हो आप? तो समझ में नहीं आ रहा। बट स्टिल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी रहा तो मैं लब को मार्क करूंगा, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए। चलो सर, ब्लड डोनेशन के टाइम पे डोनर और रेसिपिएंट में क्या क्या चेक करते होंगे, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी किसका किसका चेक करते हैं? हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप खुद करोगे फर्स्ट ईयर में। इसमें क्या करते हैं कि आ, आप ब्लड लोगे, दोनों का, दोनों का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए आपको। और आप देखोगे कि आपके पास ना स्लाइड में आप ब्लड लोगे, और एक बॉटल्स में, कुछ छोटी छोटी बॉटल में फैक्टर्स आते हैं, आप उसको डालोगे और क्लम्पिंग देखोगे आप, कि अगर वो डालने के बाद क्लम्पिंग हो रही है तो पता चल जाएगा आपको कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आपको ब्लड ग्रुप दोनों का देखना है, रेसिपिएंट का भी देखना है, डोनर का भी देखना है, ठीक है। एज द एज इंक्रीजेस हार्ट रेट डिक्रीजेस, ओके, लाइक इट इज ट्रू, बट लिमिटेड टाइम तक। बच्चों में हार्ट रेट बहुत ज्यादा होती है, न्यूबॉर्न्स में तो 140 160 ऐसी होती है, धीरे 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 कम होती रहती है। बट ऐसा ही हमेशा नहीं होगा कि अभी मैं एक पीक अडल्ट हूँ तो इस टाइम मेरी जितनी हार्ट रेट होगी उतनी ही मेरी आगे तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आगे एज बढ़ते बढ़ते मेरी हार्ट रेट बहुत कम होती रहेगी। मोर इंटेंस, लब और डब, बताओ अभी कौन सी होती है? मोर इंटेंस, लब और डब। कोई हाई पिच लिख रहा है यार, यार पिच का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। पिच अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पिच आप अगले साल, जब आप अगले साल मतलब एमबीएस करोगे तब आएगी, ठीक है। लेकिन इंटेंस अगर कोई पूछ रहा है तो इंटेंस लब को टिक करना है आपको। चलो सर, प्लीज रिपीट कंजेस्शन ऑफ लंग्स। कंजेस्शन ऑफ लंग्स क्या था कि जो ब्लड आपका लंग्स, मैंने क्या बताया था कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ना, लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पंप नहीं कर पा रहा इफेक्टिवली, तो वहां पे ब्लड इकट्ठा शुरू होने लग गया। तो जो ब्लड, एक फ्लूइड कॉलम है ना, तो अगर वहां पे ब्लड इकट्ठा शुरू होने लग गया तो लंग्स में भी इकट्ठा शुरू होने लग जाएगा ना, कि सारा ब्लड आगे क्लियर नहीं हो रहा, उनको रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने का। तो वहां पे जो ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है उसको बोलते हैं कंजेस्शन, ठीक है। डोनर का एंटीजन एंड रेसिपिएंट का एंटीबॉडी, ऐसा नहीं होता यार, आपको ब्लड ग्रुप देखना है बेसिकली। एंटीजन एंटीबॉडी से क्या करोगे आप, मतलब ब्लड ग्रुप से दोनों ही देख रहे हो ना आप। ब्लड ग्रुप में तो आपको पता चल जाएगा कि बंदे का ए है या बंदे का बी है और डोनर का कितना है, तो आप ब्लड ग्रुप देखते हो। सर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बताना। पोर्टल सिस्टम मैंने बताया था, पोर्टल सिस्टम होता है कि दो ऑर्गन्स के बीच में एक वेनस कनेक्शन, कि नॉर्मली एक ऑर्गन का ब्लड हार्ट में डायरेक्टली जाता है, बट अगर दो ऑर्गन्स के बीच में वेनस कनेक्शन है तो वो होता है पोर्टल सिस्टम। तो जो इंटेस्टीन की आर्टरी होती है, वो आर्टरीज मिलके एक हिपैटिक पोर्टल वेन बना, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटेस्टीन की जो वेन्स होती हैं वो मिलके एक वेन बना, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। वो जाती है लंग्स तक, ठीक है। तो जो आपका मेटाबॉलिज्म, आपने जो डाइजेशन किया है, जो भी आपने खाया पिया है या ड्रग्स लिए हैं, वो सारा पहले लिवर के पास जाता है, लिवर उसको मेटाबॉलिज्म करता है उसका, और फिर आगे वो हार्ट के पास जाता है, ठीक है। हार्ट साउंड 3 और 4 कब आती हैं? आपके लेवल की नहीं है यार, आपको मैं भी पढ़ा रखी हूँ, बट इतना कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो अभी छोड़ दो आप इसको, इतना सुन बताओ। ईसीजी में पहली साउंड कब आएगी? ईसीजी में साउंड नहीं आती यार, ईसीजी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस देखते हैं हम, ईसीजी में साउंड नहीं आती। बट हाँ, पहली साउंड लब होती है, अगर आप स्टेथोस्कोप में सुन रहे हो, वो साउंड होती है क्या कहते हैं, एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होने की। फोर्थ हार्ट से साउंड डेंजरस होती है क्या? हाँ, फोर्थ हार्ट साउंड नॉर्मल नहीं है, फोर्थ हार्ट साउंड अगर आ रही है तो कोई पैथोलॉजी है, कुछ डिजीज है। कोई आर एच डोमिनेंस पूछ रहा है मुझसे। आर एच डोमिनेंस देखो यार, मुझे ना एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, बट जहां तक मुझे याद है आर एच डोमिनेंस भी दो अलील के बेस पे होता है, और अगर पॉजिटिव अलील है तो वो डोमिनेंट अलील होता है।
तो अगर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव आएगा, किसी का पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो इसी वजह से अगर किसी मदर का नेगेटिव और फादर का पॉजिटिव है, तो अगर फादर हेट्रोजेनस पॉजिटिव हुआ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं, बट फिर भी एक बार मैं कंफर्म करके ग्रुप पे बता दूंगा आपको, कल परसों बता दूंगा। वेयर विल यू प्रेफर टू प्लेस आर्टिफिशियल पेसमेकर, एसए और एवी? आर्टिफिशियल पेसमेकर कहाँ पे लगाएंगे? अभी आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, इसको अगर कहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको। सर अगर मदर का पॉजिटिव एंड फादर का नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मदर पॉजिटिव रहे, फादर नेगेटिव का क्या फर्क पड़ेगा? मतलब प्रेगनेंसी तो मदर की होगी ना। तो अगर मदर पॉजिटिव है तो मदर के अगेंस्ट मदर के ब्लड में कभी एंटीबॉडी बन ही नहीं सकती। तो फिर बच्चे को टेंशन नहीं हो, चाहे बच्चा नेगेटिव हो चाहे बच्चा पॉजिटिव हो, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है। वो सिर्फ स्पेसिफिक केस सिनेरियो होता है जब मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है। शंट किस केस में यूज करते हैं? शंट ये सब आप पढ़ रहे हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, इतना डीप में जरूरत है नहीं, फिर मैं बता देता हूँ थोड़ा कि अगर आर्टरी इतनी ज्यादा ओक्लूड हो गई है कि बंदे को सिम्टम्स आ रहे हैं रेस्ट पे भी, या फिर इमीडिएट थ्रेट है कि एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम एक स्टेंट, सुना होगा आपने, स्टेंट बोलते हैं इसको, देसी उसमें स्टंट बोल देते हैं लोग, वो डाल देते हैं। स्टेंट क्या होता है, एक मेटेलिक होता है, वो आर्टरी के बीच में जाके उसको फुला देते हैं जिससे कि आर्टरी खुल जाए। बट कभी कभी क्या होता है कि कोलैप ओक्लूजन इतनी ज्यादा होती है कि हम स्टेंट यूज नहीं कर सकते, तब हम शंट यूज करते हैं। शंट का मतलब होता है कि आप बाईपास बनाओगे एक, कि आप एक दूसरी वेसल लोगे जहां पे ओक्लूजन है, उसके ऊपर और उसके नीचे, उन दोनों को आप एक दूसरी वेसल से वो कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। वो होती है बाईपास सर्जरी। ठीक है। तो दो ट्रीटमेंट होती है, या तो आप स्टेंटिंग कर दो या बाईपास कर दो। पर अभी इतना डीप में मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको। हाउ डज एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर? पढ़ा नहीं अपनी केमिस्ट्री में यार कि अ, किसी भी फ्लूइड में जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। तो एल्ब्यूमिन इतना ज्यादा होता है कि ब्लड का जो मेन ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एल्ब्यूमिन डिटरमाइन करता है। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कम हो जाएगा तो ब्लड हाइपोऑस्मोलर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर पानी बाहर लीक करना शुरू हो जाएगा। ये होता है, मैं बता देता हूँ, किडनी डिजीज में, कि एक किडनी डिजीज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि एल्ब्यूमिन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड में इतना एल्ब्यूमिन कम हो जाता है कि ब्लड में से पानी निकल के बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा देखोगे ना आप, तो उसके चीक्स इतने बड़े बड़े होंगे, उसकी लेग्स भारी होंगी, क्योंकि वहां पे वाटर एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है। ठीक है। तो इसलिए एल्ब्यूमिन बहुत जरूरी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में। टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड्स इज, टू हार्ट साउंड्स के बीच में टाइम गैप कितना होता है बताओ भाई? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं बताता हूँ। कई लोग बता रहे हैं ठीक है, आंसर सही बता रहे हो आप सब लोग। टाइम गैप एक तो फिक्स नहीं होता, कि क्वेश्चन अगर रेस्टिंग पूछ रहा है ना, मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो रेस्टिंग पूछ रहा होगा। रेस्टिंग होता है अराउंड 0.3 सेकेंड्स। ठीक है। कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, और रेस्टिंग में गैप होता है 0.3 सेकेंड्स। बट अगर हार्ट रेट जैसे जैसे बढ़ती है तो टाइम कम होता रहता है। ठीक है। तो टाइम गेम पूछ रहा है तो वो होता है रेस्टिंग। ठीक है। चलो। हैज एनी ट्रायल स्टार्टेड ऑन कोविड वैक्सीन? हाँ यार, हो गया स्टार्ट ट्रायल, एम्स में भी हुआ है। अभी 4 दिन ही हुए हैं पेशेंट ट्रायल स्टार्ट हुए एम्स में। तो उम्मीद है अगले कुछ मंथ्स में आ जाए वैक्सीन। और एक अच्छी बात है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब इंडिया में मोस्टली वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती हैं, चाइना में होती हैं। तो कोई भी वैक्सीन दुनिया में कहीं भी बनेगी, वो मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होगी। तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तो हम लोगों को वैक्सीन थोड़ी जल्दी मिलेगी एज कम्पेयर टू बाकी बाकी दुनिया को। ठीक है। तो इतना डरो मत, आ जाएगी वैक्सीन। चलो, हो गए सबके डाउट्स दूर है यार? अभिनव, हाँ सर। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? हाँ बहुत सर, डाउट बड़े पूछ अच्छे रहे से कर रहे हैं। हैं। बहुत डाउट पूछ रहे हैं यार। कोई बात नहीं सर, अच्छे पूछ रहे हैं डाउट्स। अच्छे पूछ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो इनको बोलते रहना फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते रहे। हाँ जी हाँ जी। जैसे तुमने लास्ट में डेली पेपर करते थे, डाउट्स लेते थे,
तो उनको बोलना कि करते रहे। वैसे तो बहुत अच्छा बैच है ये, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बोला सर ने अभी, ठीक है। फिजिक्स बायो के चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री को मत भूल जाना, फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है आपको। रोज का एक एक चैप्टर मिनिमम करना है, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, ठीक है। अभी कल भी आप, मतलब मैं आपसे पूछूंगा ना रोज, तो आप मेरे को बताओगे, मैं तो बोलूंगा आपको कि आप वो करना शुरू कर दो, क्या बोलते हैं, एक सेकंड को। आप स्टार्ट, जो आपका एग्जाम गोइंग बैच है ना जो भी, वो थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू हो जाए। भाई आप फिजिक्स और केमिस्ट्री इनिशियल चैप्टर्स उठाओ, वहां से स्टार्ट करो और फिर आगे 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 करते रहो, ठीक है। और एक बात हाँ मैं बताता हूँ आपको, कि थोड़ा स्मार्ट स्टडी में बोलता था ना हमेशा, स्मार्टली आपको ये भी देखना है कि कौन सा चैप्टर की वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने गलती की थी कि मेरे को क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स में बहुत पसंद थी, तो मैं बड़े लंबे टाइम तक क्लासिकल मैकेनिक्स करता रहता था। बट क्लासिकल मैकेनिक्स से एक या दो या कभी कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। और जहाँ पे दूसरे चैप्टर है, वेव्स जैसा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, एसएचएम का चैप्टर है, वहां से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके ऐसे चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देना है जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेपर एनालाइज करना है, आपको खुद देखना है कि किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटली बार बार पूछे जा रहे हैं, उस चैप्टर को आप स्पेसिफिक ज्यादा टाइम दोगे। और कुछ चैप्टर्स जिनमें कम टाइम कम क्वेश्चन पूछे तो उसको आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो। छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, बट थोड़ा स्मार्टली करना है। हाउ टू मैनेज सिलेबस रिविजन एंड टेस्ट साइमल्टेनियसली। यार करना तो पड़े, टेस्ट भी देना है, सिलेबस भी रिवाइज करना है। अभी ये टाइम आ चुका है, अब आप कोई भी एक चीज नहीं कर सकते, आपको हर एक चीज पे टाइम देना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम टेबल बना लो, अपना शेड्यूल बना लो। मैंने उसे बताया था ना कि टाइम टेबल लिख के रखोगे, आप टाइम लिमिट रख लोगे कि 1 घंटे में आप ये चैप्टर कर ही लोगे, तो आपका बैक ऑफ द माइंड में प्रेशर रहेगा कि मुझे चैप्टर करना ही है। तो दिन शुरू होने से पहले ही आप बना लो, दिन शुरू होते ही आप सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाओ और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी कितनी बार रीड की? मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी नीट के लिए नहीं की थी, एम्स के लिए की थी, तो 1 महीना ही मिला था। उस 1 महीने में 3-4 बार की होगी। बट हाँ, बायो की मैंने अराउंड 25 टाइम्स की थी, केमिस्ट्री के अराउंड 15 टाइम्स की होगी। तो बायो की आपको भी 20-25 बार तो करनी है यार। सर डबलब और लबडब दोनों में टाइम डिफरेंस अलग होता है, हाँ ठीक है ना। वो S1 S2 और S2 S1 ये बोल रहे हो आप, है ना। तो लबडब के बीच में 0.3 सेकेंड होता है और डबलब के बीच में 0.5 सेकेंड्स होता है। तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी का यार? चलो फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। कल शायद छुट्टी रखेंगे यार, क्योंकि परसों न्यू बैच ज्वाइन कर रहा है क्रैश कोर्स वाला, तो उनके साथ ही हम आगे करेंगे, ठीक है। तो कल छुट्टी रख सकते हैं। परसों से मैं थोड़ा टाइम और भी ज्यादा कर सकता हूँ, आप में से किसी को दिक्कत तो नहीं है अगर मैं कभी किसी किसी दिन 3 आवर्स की क्लास लूँ तो? मतलब एक साथ नहीं लूंगा मैं, भाई 2 घंटे एक साथ ले ली, फिर बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक हुआ और फिर 1 घंटे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया यार, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। सर अगर क्वेश्चन पूछे कि टाइम डिफरेंस बिटवीन टू हार्ड साउंड, तो 0.3 ही होगा ना आंसर। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये पूछा है तो 0.3 लिखना है। बट अगर स्पेसिफाई कर दिया कि लबडब के बीच में डबलब के बीच में, तो आपको 0.3 और 0.5 देखना है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करे तो वो S1 और S2 के बीच का ही पूछ लेंगे। चलो 8 o'clock से कर लेना यार, मेरे को डिनर करना होता है ना, मेरी मैस 8:30 खुलती है, ट्राई कर लूंगा चलो फिर भी। बट हाँ 11 बजे से लेट नहीं करूंगा मैं, थोड़ा बीच में ब्रेक के हिसाब से कर लेंगे। चलो ओके बाय, गुड नाइट।